यिन जियाओमी द बैड गर्ल चैप्टर 1। ओमी सनी अनाथालय। बच्चों के एक समूह गुलाबी हल्के नीले रंग की कोमल पीले रंग की स्लाइड जंपिंग बेड में एक लापरवाह खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग और ताइवान रोमांस का अंत www.hjw.tw। डीन ने एक युवा जोड़े को यहाँ की सुविधाओं का दौरा करने के लिए ले लिया। श्री येन, श्रीमती येन, ये हमारे अनाथालय की सुविधा है। यहाँ के बच्चे वे बहुत अच्छे और अच्छी तरह से शिक्षित हैं। आप उनसे और बात कर सकते हैं। यिन रूई और उनकी पत्नी चांगमेई ने चारों ओर देखा। एक बच्चे ने पहले ही पता लगा लिया था कि गोद लेने वाला अब बेतहाशा नहीं खेल रहा था, बल्कि एक अच्छा सा कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल एक पिल्ले की तरह एक शकल को घूर रहा था। आंखें बंद, जलन सूचकांक 100%। चांगमेई ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और उत्साह से बोली, हे भगवान, ये बहुत प्यारा है, मुझे ये सब पसंद हैं। यिन रूओ स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह नर्म दिल थी और धीरे से कहा, यदि आप बच्चों के लिए व्यथित हैं तो मैं कंपनी के नाम पर अनाथालय को दान कर सकता हूं, लेकिन आज मैं एफी के लिए एक भाई चुनने के लिए यहाँ हूं, या उसके लिए एक चुनना अच्छा है। चांगमेई ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। वह बात कर रही थी। अचानक एक बच्चा गाय की तरह दौड़ा। अगर उसके पति की मदद न होती तो वह एक बड़े सिर से टकरा जाती। श्याओमी, डीन ने इस छोटे बच्चे को सिरदर्द से पीड़ित एक जीवित खरगोश की तरह पकड़ लिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम भागो तो किसी की तरफ देखो। लापरवाह छोटी लड़की रुक गई क्योंकि वह रेत में बहुत जंगली खेल रही थी। उसका शरीर रेत से ढका हुआ था, उसकी चोटी गंदी थी और गंदे छोटे चेहरे पर केवल एक जोड़ी स्मार्ट बड़ी आंखें लोगों को प्यार करती थीं और उत्सुकता से देखती थीं। एक जोड़े को देखकर जो इतना अच्छा लग रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा होने का क्या फायदा है, वैसे भी मैं एक बुरी बच्ची हूँ और कोई भी मेरा नेतृत्व करने नहीं आएगा। हालांकि वह बहुत प्यारी लग रही है, वह चमड़े के बंदर की तरह इतनी जंगली है कि उसे बार बार वापस किया जाता है और वह एक अनाथ है। आंगन का नंबर 1 शैतान। ये सुनकर चांगमेई बच्चे को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि छोटी लड़की को बचपन में एक सांचे की तरह तराशा गया था। वह खुद को बैठने से नहीं रोक पाई और बोली, बच्चे, तुम्हारा नाम जियाओमी है। संयोग से जब वह छोटी थी तो उसकी माँ भी उसे जियाओमी कहकर बुलाती थी। जैसे ही छोटी लड़की को एक शो मिला, उसने अपना चेहरा बदल दिया और अपना चेहरा एक प्यारे रूप में बदल दिया। हाँ, मेरी माँ ने कहा कि मैं एक अच्छी दिखने वाली छोटी लड़की थी और मुझे जियाओमी कहकर बुलाती थी, लेकिन बाद में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वह रोई, उसके हाथ ठीक से ढके हुए थे। वह दुखी थी लेकिन अतिशयोक्ति नहीं थी, और डीन मदद नहीं कर सका लेकिन विलाप कर रहा था। यह लड़की एक अभिनेता बनने के लिए पैदा हुई थी। चांगमेई की आंखें नम थीं और उसने तुरंत निर्दयी यिन रूओ की नज़र खींची। पति, हमने जो बच्चा खोया है वह भी एक लड़की है। ये भगवान ही होगा जिसने हमें मुआवजा दिया और हमें इतना प्यारा बच्चा दिया। आप उसे बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे मैं एक बच्ची थी। यिन रूओ ने तुरंत उस छोटी लड़की की ओर देखा जो गरज रही थी और बारिश नहीं कर रही थी, और कहा, लेकिन ज़ेफेई अपने भाई को चाहता है। रोना अचानक बंद हो गया। जियाओमी ने बड़ी पानी भरी आंखों से पलकें झपकाईं और उसने तुरंत चांगमेई पर अपना आक्रामक रुख अपनाया। लेकिन छोटी लड़की सिर्फ एक अच्छी बच्ची है, छोटा लड़का बहुत शरारती है। हर कोई कहता है कि उसकी बेटी अपनी माँ की जैकेट है। वास्तव में मैंने एक नज़र डाली, यह अपनी माँ को देखने जैसा है जब आप आंटी के पास जाते हैं। जियाओमी एक बहुत अच्छी बच्ची होगी। डीन की आंखें कई बार झपकी। बहुत अच्छा, वो वाकई मोटी चमड़ी वाली है। चांगमेई का दिल तुरंत नर्म हो गया। उसने जियाओमेई को गले लगा लिया और उसे डर नहीं था कि उसके गंदे पंजे उसके चैनल के सफ़ेद सूट को दाग देंगे, और घुटते हुए कहा, बेचारा बच्चा, मैं भविष्य में तुम्हारी माँ बनूंगी। मेरी माँ होनी चाहिए। मैं तुम्हें अब और पीड़ित नहीं होने दूंगी। यिन रूओ ने छोटी लड़की के चेहरे पर अनगिनत जीत के भाव देखे, लेकिन उसने अपनी पत्नी की राय पर कोई आपत्ति नहीं जताई और गोद लेने के लिए डीन के पास गया। चांगमेई ने खुशी से श्याओमी के चेहरे को रुमाल से पोंछा। श्याओमी, भविष्य में तुम्हें यिन श्याओमी कहा जाएगा। घर पर वीडियो गेम खेल रहे यिन ज़ेफेई को बिना किसी कारण के ठंड लगने लगी। यिन जियाओमी एक लग्जरी कार के पीछे बैठी थी और उसने इसे अजीब तरह से छुआ और उसने इसे छुआ और उसने हमेशा मुस्कुराहट देखी। क्या जियाओमी को ये पसंद है? अच्छा, जियाओमी ने कभी इतनी शानदार कार नहीं देखी है। आंटी, मैं सपना देख रही हूँ, कृपया मुझे 1 मिनट दो, मुझे जागने दो, जियाओमी ने कहा और अपनी पतली बाहें फैला दी। चांगमेई ने व्यथित भाव से उसकी माचिस की तीली जैसी बाँह पकड़ी और उसे प्यार से अपनी बाहों में खींच लिया। बेवकूफ़ लड़के, तुम सपना नहीं देख रहे हो। भविष्य में मेरी माँ को बुलाना याद रखना। मैं एक माँ हूँ, वह एक पिता है, ड्राइव ये झांगबो है। जब तुम घर जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है। वह बहुत अच्छा लड़का है और तुम निश्चित रूप से एक दूसरे को पसंद करोगे। सचमुच? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने भाई को अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। छोटी सुंदर लड़की। माँ अब श्याओमी को स्नान कराने ले जाती है और फिर श्याओमी को एक नई पोशाक खरीदती है।
हम अपने भाई को साफ सुथरा देखने के लिए वापस जाएंगे। यिन शियाओमी की आंखें बदल गईं और वह थोड़ी डरी हुई थी। मैं नहाना नहीं चाहती, मैं क्यों नहाऊं? उसने दत्तक पिता के बारे में सोचा और उसे अजीब नज़र से देखा। उसे अपने कपड़े उतारने और नहाने के लिए कहा। उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम देखो, तुम पूरी तरह से मिट्टी से सने हुए हो, तुम बिना नहाए कैसे रह सकते हो? चांग मेई ने उसे धैर्यपूर्वक सलाह दी। माँ, क्या तुम अपने साथ नहा सकते हो? यिन शाओमी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने चांग मेई की बाँह पकड़ ली और रोते हुए बोली, मैं नहाना नहीं चाहती, मैं नहाना नहीं चाहती, माँ मुझे नहाने नहीं देती। ठीक है। श्याओमी डर गई है, श्याओमी नहा नहीं सकती। झांग बो हंसे, ये सब बच्चे हैं। जब मेरे पोते ने सुना कि वह स्नान करने जा रहा है तो वह इसे एक बड़े बंदर की तरह नहीं पकड़ सका। यिन रुओ की आंखें धुंधली हो गईं और उसने जियाओमी के बारे में सोचा जो सोच सोच कर कांप रही थी, और अचानक बोली, तुम नहाने से क्यों डरती हो? यिन शियाओमी ने अपना सिर नीचे किया और बोलना बंद कर दिया। उसके आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में टपकने लगे। चांग मेई ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ बच्चे, एक माँ होती है, माँ तुम्हें मज़ेदार बबल बात लेने ले जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम बाहर खेलना नहीं चाहते। कार चिल्ड्रन टाइम नामक एक आलीशान बच्चों के सामान की दुकान के बाहर खड़ी थी, जो बच्चों के लिए एक खास दुकान है। इसमें न केवल तरह तरह के खिलौने और कपड़े हैं, बल्कि दूसरी मंजिल पर सदस्यता आधारित बच्चों के नहाने का खेल का मैदान भी है। माताएं इसका अनुसरण कर सकती हैं, इसलिए कई अमीर बच्चे यहाँ आना पसंद करते हैं। चांग मेई कार से बाहर निकली और सुंदर गुलाबी गलियारे की ओर इशारा करते हुए बोली, जियो मेई को देखो, क्या वो सुंदर नहीं है? जियाओमी दंग रह गई और बुदबुदाई, इतना सुंदर, क्या हम यहाँ स्नान करने आए? हाँ, नहाने के बाद मैं जियाओमी के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगी और हम घर चलेंगे। चांगमेई खुश थी कि उसने रोना बंद कर दिया। जियाओमी एक पल के लिए हिचकिचाई, उसकी डरावनी आंखें यिन रुई की ओर मुड़ गईं। तो क्या पिता उसका पीछा करते हैं? बेशक पिताजी नहीं आते। चांग मेई हंसी। पिताजी और झांग बो नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मूर्ख लड़का। हम महिला अतिथि क्षेत्र में चले गए। जियाओमी को राहत मिली। उसने डरपोक भाव से उस गंभीर आदमी को देखा। हालांकि वह बहुत उदासीन लग रहा था, लेकिन उसे विश्वास और सुरक्षा का एहसास हुआ जो तब तक था जब तक वह उसके पास था। अब सब कुछ ठीक है। जियाओमी ने आराम किया। उसने चांगमेई का हाथ थामा और अपनी माँ से जुड़ी एक तरह की गर्मजोशी महसूस की। वह जियाओमी और माँ नहाने गए थे। दोनों चिल्ड्रन टाइम में चले गए, जो बच्चों से भरा हुआ था। स्टोर ने अलग अलग उम्र के बच्चों की सेवा करने के लिए शिशु क्षेत्र और बच्चों के क्षेत्र को भी सावधानी से अलग किया था। जैसे ही वे अंदर गए, एक बहुत ही विनम्र सेवा कर्मचारी तुरंत आया और कहा, नमस्ते, मुझे आपकी सेवा करके खुशी हुई। जियाओ मेई उस व्यक्ति को देखते ही पीली पड़ गई। चांग मेई को इसका एहसास भी नहीं हुआ। हेलो, मुझे भी एक चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, जियो मेई अचानक उसके हाथ से छूटकर बाहर भाग गई। जियाओमी, चांगमेई ने सिर्फ 2 कदम उठाए और यिन रुओ पहले ही बाहर निकल गई। यिन जियाओमी छोटी भुजाओं और छोटे पैरों के साथ तेज नहीं दौड़ सकती थी और उसे पहले ही यिन रुई ने अपनी बाहों में पकड़ लिया था। छोटी लड़की इतनी दुबली थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी सिर्फ एक हड्डी बची है। आह! श्याओमी चिल्लाई, मुझे जाने दो। श्याओमी नहाती नहीं है। नहाओ ना धो, मुझे जाने दो। चुप रहो। यिन रुओ ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया। छोटे लड़के ने डर के मारे अपना मुंह कसकर ढक लिया, लेकिन वह लगातार हिलता रहा, उसे बहुत डर से देखता रहा। पिताजी से कहो कि तुम नहाते क्यों नहीं हो। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन लोग जवाब दिए बिना नहीं रह सके। हालांकि यिन रुओ के लिए यह अजीब था कि फैंग शियाओमी ठीक थी, जैसे कि उसे बचपन के समय में बहुत दिलचस्पी थी। कैसे अचानक वो बिल्ली के चूहे की तरह भाग गई। छोटी लड़की ने चांग मेई की ओर देखा जो भागती हुई आ रही थी, और उसे लगा कि वह शरण के लिए अपनी माँ की बाहों में वापस चली जाएगी, लेकिन यिन रुई का इरादा उसे जाने देने का नहीं था। कहो। चांग मेई ने शियाओमी के सिर पर हाथ फेरा और सांत्वना दी। शियाओमी बिना नहाए कैसे रह सकती है? बताओ माँ, तुम्हें किस बात का डर है? जियाओमी ने रोते हुए कहा, अगर मैंने कहा, वह मुझे मार देगा। उसने कहा कि वह मुझे मार देगा। यिन रुओ ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और कहा, शियाओमी, माँ और पिताजी यहाँ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब रोना मत, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। वह कांप उठी और बोली, वह व्यक्ति जियाओमी का दत्तक पिता था। उसने डर के मारे अपना सिर दबा लिया। चांग मेई ने भी पूछा, लेकिन यिन रुओ ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और उसे बात जारी रखने से पहले एक निश्चित समय दिया। थोड़ी देर बाद जियाओमी ने धीरे से कहा, वह जियाओमी को नहाने के लिए कहेगा, और फिर उसने एक शीत युद्ध लड़ा। फिर वह जियाओमी के साथ भयानक चीजें करेगा। चांग मेई और यिन रुओ गूंगे थे। उन्होंने गलती से अपना ऐसा उदास पक्ष उजागर कर दिया और वे अचानक गहरे मूड में आ गए। यिन रुओ ने उसकी बाहों में छोटे आदमी को देखा और कहा, जियाओमी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे दत्तक पिता अभी सेवा कर्मचारी हैं? जियाओमी लड़की ने चावल के एक पैक की तरह सिर हिलाया। हाँ,
यह वही है, उसके सिर पर जो निशान है वो है जो मेरे भागने पर गिरा था। ठीक है, चलो घर चलते हैं, यिनरुओ ने तुरंत कहा। चांग मेई ने जल्दी से उस बेचारी छोटी सी चीज को उठाया, उसे कसकर गले लगाया और उसे गर्मजोशी दी। झांग बो दुकान के दरवाजे पर खड़ा था और उसने यिनरुओ के हाव भाव को देखा और तुरंत ध्यान दिया और कार स्टार्ट करने चला गया। कार में बैठे बैठे जियाओमी का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया। वह चांगमेई की बाहों में थी, उसके शरीर की गर्म सुगंध महसूस कर रही थी और जल्द ही वह बेचैनी भूल गई जो उसे पहले महसूस हुई थी। उसके सामने बैठी यिनरुओ उदास दिख रही थी। हालांकि वह अभी अभी उस छोटी लड़की से मिली थी, लेकिन उसे उसमें एक परिचित भावना महसूस हुई। शायद चांग मेई सही थी, वह उनके पति या पत्नी के लिए भगवान की ओर से एक उपहार थी। क्या आपकी प्यारी पत्नी भी ऐसी ही है? चूंकि वह उसकी अपनी बेटी है, इसलिए उसे उसकी रक्षा करने का दायित्व उठाना होगा। कार से उतरने के बाद उसने चांग मेई से बच्चे को घर के अंदर लाने के लिए कहा और उसने खुद फोन किया। अरे चेन शी, जाओ और टोंगशिगुआंग नंबर 1003 में एक क्लर्क से जांच करो। हाँ, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। यिन परिवार के छोटे से विला में जेफी ने अपने सभी पसंदीदा इलेक्ट्रिक खिलौने बाहर रखे और लड़कों के लिए एक फुटबॉल सूट तैयार किया। कार्टिनों का उपन्यास नेटवर्क www.metelenovel.com उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, उसके होंठ सिकुड़े हुए हैं और वह एक छोटे वयस्क की तरह दिखता है, बहुत प्यारा। बेबीसिटर अचुन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। मास्टर वास्तव में एक छोटा भाई चाहता है। यिन ज़ेफेई ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी प्रिय राइफल को एक प्रमुख स्थान पर रख दिया। अगर मेरा भाई आता है तो मैं उसे वीडियो गेम खेलना, रग्बी खेलना और बंदूक चलाना सिखाऊंगा। छोटा लड़का उन चीज़ों को देखकर बहुत खुश था जो उसने रखी थीं। वह एक गंभीर खलनायक है जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है और निस्संदेह बड़ा होने पर एक सुंदर आदमी होगा। एचुन ने आह भरी। लिटिल मास्टर ठीक है, बस उसे मिस्टर यिन का सुस्त व्यक्तित्व विरासत में मिला है और वह हमेशा चुप रहता है। दरवाजे के बाहर से एक कार के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी और ज़ीफेई तुरंत उठ खड़ा हुआ और गंभीर भौहें सिकुड़ते हुए अचुन से पूछा, चाची चुन, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ? ये औपचारिक कथन वास्तव में उसके मुंह से निकला हुआ था। एक बहुत ही अजीब एहसास। अचुन अपने होठों पर मुस्कान नहीं छिपा सका और उसका पीछा किया। युवा मास्टर बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरे लड़के जरूरी नहीं कि उसे इस गंभीर 800 की तरह दिखना पसंद करें। छोटे लड़के जंगली होते हैं और कोई भी उसके जितना कठोर नहीं होता। एचुन दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। चांग मेई पहले ही धक्का देकर अंदर चली गई थी। बाहर की तेज रोशनी अंदर आ रही थी। उसके पीछे एक छोटा सा व्यक्ति डर से घर की तरफ देख रहा था। जेफी ने आधिकारिक तौर पर अपने भावी भाई से हाथ मिलाने की योजना बनाई। रुको भाई, क्यों लट में है? उसके हाथ एक हास्यास्पद कोण में अकड़ गए और वहीं लटक गए। चांग मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ेफेई देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसका नाम यिन ज़ियाओमेई है। तुम्हें अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना होगा, हम सब भविष्य में एक परिवार बनेंगे। ज़ियाओमेई, यह मेरा भाई है, वह बहुत ही सज्जन है। अरे यार, डरो मत। हालांकि बहुत ही सज्जन, भाई चिल्लाया था। यह क्या है? उसके सामने खड़ी बच्ची कुछ भी कहने के लिए बहुत गंदी थी, फिर भी एक लड़की थी। यह मेरी बहन है। उसने कहा कि उसे एक भाई चाहिए। उसका युवा मन आघातग्रस्त था। क्या माँ ने इसे कूड़ेदान से उठाया है? ज़ेफेई, चांग मेई ने घूर कर देखा। ये छोटी बहन है, तुम्हें उससे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। बुरे बच्चों वाली माताओं को ये पसंद नहीं आता। यिन ज़ेफेई वहीं खड़ी थी, उस छोटी लड़की को देख रही थी जो आंखों से बड़बड़ा रही थी, केवल अन्याय और दुख महसूस कर रही थी, और उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। क्यों क्यों? ज़ेफेई को एक छोटा भाई चाहिए। छोटा भाई? बहन भी उतनी ही अच्छी है। तुम उसकी रक्षा कर सकते हो और एक मर्द की तरह बन सकते हो। चांग मेई ने जल्दी से अपने बेटे को दिलासा दिया। इस समय यिनरुओ अंदर आए और उसने देखा कि ज़ेफेई भौहें सिकुड़ते हुए देख रहा था। क्या हुआ? जब छोटे लड़के ने अपने पिता को देखा तो उसने तुरंत एक हल्का फुल्का चेहरा बनाने की कोशिश की और एक वयस्क के लहजे में पूछा, आप ठीक आए? और कहा कि यह एक लड़का है, लेकिन अब यह एक लड़की है। एक वयस्क के रूप में क्या कोई ईमानदारी नहीं हो सकती है? यिनरुओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका बेटा बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा था। यिन शियाओमी ने तुरंत पाया कि स्थिति उसके लिए बहुत प्रतिकूल थी और दयनीय रूप से कहा, पिताजी, माँ, भाई शियाओमी को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप शियाओमी को वापस भेज देते हैं। शियाओमी एक मजबूत बच्ची है। उसने कहा कि ऐसे अजीब शब्द आते हैं, लेकिन ये लोगों को बिल्कुल भी अस्पष्ट महसूस नहीं कराता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है। चांग मेई ने तुरंत छोटे लड़के को गले लगाया और अपने बेटे की ओर मुड़ा। ज़ेफेई, अपनी हठधर्मिता मत करो, एक बच्चा गोद लो और बिल्ली के बच्चे और पिल्ले मत खरीदो। फिट रहना अच्छा है। बहन बहुत अच्छी लड़की है, उसे तंग मत करो। तुम बहुत सनकी हो, तुम्हारे बिना बिजली की छड़ ले जाना असुरक्षित नहीं होगा। जहरीली जीभ वाले छोटे लड़के ने उदास चेहरे के साथ बाइदाओ को पकड़ लिया।
यिन रुओ ने तुरंत अपने बेटे को डराते हुए कहा, तुम अपनी माँ से कैसे बात करते हो, बदबूदार भूत। चांग मेई हंसा, बेवकूफ ज़ेफेई, ठीक है, मैं अपनी बहन को नहलाने ले जाऊंगा, तुम्हें अब ये रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वह ज़ियाओमी का हाथ थामे बाथरूम की ओर चला गया। ज़ेफेई उदास महसूस कर रही थी जब उसने देखा कि छोटी लड़की ने अचानक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और प्रदर्शन ने उसकी पलकें खींच लीं। पहले राउंड में ज़ियाओमी जीत गई। ज़ेफेई तुरंत शर्म से लाल हो गया, लानत है, इस आदमी को घर पर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बाथरूम में ज़ियाओमी ने बेचैनी से अपने कपड़े उतारे। चांगमेई ने पाया कि छोटा लड़का लगभग दुबला पतला था, सिर्फ एक हड्डी बची थी। वह परेशान हो गई और बोली, हो सकता है कि अनाथालय में खाने का सामान खराब हो, अपनी तरफ देखो, तुम दुबले पतले हो गए हो, देखो। श्याओमी ने बाथटब से भरे बुलबुले को देखा और जवाब दिया, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि श्याओमी को दूसरों को खिलाना और खाना पसंद है, इसलिए वह जब खाती है तो धीरे धीरे खाती है। चांगमेई ने उसे बाथटब में गले लगाया। उसने एक नरम ब्रश लिया और उसकी छोटी भुजाओं को ब्रश किया और धीरे से कहा, क्या माँ भविष्य में श्याओमी को कुछ खाने को देगी, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जल्द से जल्द अपना वजन बढ़ाएं। ऐसे गर्म और विस्मयकारी माहौल में श्याओमी को असीम प्यार और देखभाल का एहसास होता है। उसकी आंखों के सामने की खूबसूरत महिला उसके दिमाग में लगातार अपनी माँ के साथ ओवरलैप होती दिखती है। रुंधे गले से उसने कहा, माँ श्याओमी को छोड़ना बंद नहीं करती, यह अच्छा नहीं है, श्याओमी अब अकेली नहीं रहना चाहती। बेवकूफ़ बच्ची, चांग मेई ने अपनी छोटी नाक की ओर सिर हिलाया, माँ यहाँ है और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ज़ियाओमी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी माँ वहाँ थी, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी माँ से उसके सिर पर दौड़ने के लिए कहा, हालांकि उसके कानों में पानी था। चांगमेई ने सावधानी से उसे रुई के फाहे से चूसा। उसने एक हेयर ड्रायर लिया और महसूस किया कि उसके हाथों में छोटे बच्चे के मुलायम बाल उलझे हुए थे। उसके दिल में भी एक स्पर्श था। इस बच्चे का उसके साथ कुछ स्वाभाविक संबंध लगता है, शायद ये भगवान द्वारा दिया गया उपहार है। ज़ियाओमी ने हाल ही में खरीदा हुआ ज़ियाओमियन रैबिट पजामा पहनकर बाहर आई और बाहर के लोग चमक रहे थे। ये छोटा गंदा बंदर धोने के बाद वास्तव में साफ था और वह चांगमेई के लिए एक जैविक माँ और बेटी की तरह थी। अचुन पहले ही हंसा, ये बहुत सुंदर है, छोटी लड़की और उसकी पत्नी इस तरह क्यों हैं? आधा बोलने के बाद उसने ज़ेफेई की नरभक्षी अभिव्यक्ति देखी और तुरंत अपनी आवाज़ खो दी। यिन रुओ भी बहुत संतुष्ट थी। हाँ, उसके मुंह से ऐसा कहना बहुत दुर्लभ था। ज़ियाओमी के बालों को चांग मेकियाओ ने दोनों तरफ से 2 लटों में बांधा था, एक प्यारे मिकी की तरह, लेकिन यिन ज़ेफेई ने अपनी नाक से सिर्फ गुनगुनाहट की आवाज़ निकाली। अपने भारी लाभ के साथ ज़ियाओमी ने अपने परिवार का प्यार जीत लिया है और यहाँ तक कि रुओ यिन, जो हमेशा से ठंडी रही है, उसे मुस्कुराहट दिखाने के लिए तैयार है। चाहे वो अचुन हो या झांग बो या ज़ियाओमिन, जो विविध काम और बागवानी के प्रभारी हैं, उन्हें ये प्यारी और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली छोटी लड़की पसंद है। खासकर अचुन, हालांकि उसे धोखा देने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ, विश्वासघात, लेकिन जब तक वह ज़ियाओमी की प्यारी आंखों को देखती, उसकी माँ का प्यार उमड़ पड़ता। मैं क्या कर सकता हूँ? और उसने पाया कि जब से ज़ियाओमी यहाँ है, उसका परिवार वास्तव में बहुत खुश है, यहाँ तक कि मिस्टर यिन भी इतने ठंडे नहीं हैं। वर्तमान में ज़ियाओमी चांगमेई से भोजन खाती है और सुबह, मध्य और शाम को कई भोजन होते हैं। बचपन से ज़ेफी, जिसे स्वतंत्र होना, खुद को मजबूत करना और एक आदमी बनना सिखाया गया था, उसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला। ये ठीक नहीं है। ज़ेफी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी माँ हमेशा उसे खाना क्यों खिलाती है? क्या उसे आज़ादी की ज़रूरत नहीं है? चांगमेई ने धैर्यपूर्वक कहा, ज़ियाओमी अभी भी छोटी है, बहन, लड़कियों को प्यार की ज़रूरत है। पिताजी, ज़ेफेई ने मदद के लिए अपने पिता की ओर देखा। हालांकि ज़ियाओमी ने जल्दबाजी की है। माँ, ज़ियाओमी अपनी माँ को फिर से खिलाने के लिए कभी भी उसका उपयोग नहीं करेगी। ज़ियाओमी इसे खुद खाएगी। ज़ियाओमी भी स्वतंत्र होगी और मैं बिना कुछ लिए वसा खाऊंगी। मेरी माँ, चिंता मत करो। चांग मेई ने कहा, जियो मेई बहुत समझदार है। एचुन ने भी कहा, हाँ, मिस ज़ियाओमी बहुत प्यारी हैं। दूसरे राउंड में ज़ियाओमी जीत गई। यिन रुओ ने तुरंत अपने बेटे की अभिव्यक्ति को देखा और धीरे धीरे अपनी मुस्कान को बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। तथाकथित एक चीज को गिराना बेटे को एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना माना जाता है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि परिवार ने यिन रुओ को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा। एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध। ज़ियाओमी, और खाओ, यिन रुओ ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए कहा, जो दिल से भरी हुई थी। ज़ेफी को लगा कि उसका आसमान एक पल में ढह गया। एक ऐसा संकट जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नहीं, इस तरह माँ और पिताजी को वह दूर ले जाएगी। वह रसोई में भाग गया, जबकि माँ और पिताजी लिविंग रूम में ज़ियाओमी के नए कपड़े देख रहे थे। जैसे कि फिल्म में भूमिगत पार्टी गंभीर थी। चाची चुन, आप मेरी तरफ हैं। अचुन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह दुश्मन के करीब हो और हंसा। हाँ, अचुन ने हमेशा युवा मास्टर का समर्थन किया है, लेकिन वह मिस ज़ियाओमी का और भी अधिक समर्थन करता है।
फिर तुम सोचो, तुम उस आदमी को कैसे भगा सकते हो? उसे फिर कभी न आने दो। मास्टर बहुत क्रूर है। अर्जुन चौंका। मैंने उसे मरने के लिए नहीं कहा था, मैं तो बस उसे किसी और को देना चाहता था। क्या उसे कोई नहीं चाहिए था? जेफी ने बहुत नाराज होकर हाथ पीछे करके कहा। आचुन ने जल्दी से कहा, मास्टर, ये बात मास्टर और उनकी पत्नी के सामने मत कहिए। मिस मी का जीवन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी केवल एक माँ थी, बाद में एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मिस मी अनाथ हो गई। ये दूसरों के लिए एक दुखद बात है। आप यह नहीं कह सकते कि मिस शियाओमी के पास पूछने वाला कोई नहीं है। तुम अब भी कहते हो कि तुम मेरे पक्ष में हो। जेफेई ने गंभीर रूप से बड़बड़ाया, तुम्हें तो लगता ही नहीं कि वह दयनीय है। क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? माँ मुझे कभी खाना नहीं खिलाती, तुम उसे खाना क्यों देते हो? अरे, आखिरकार वह अभी भी छोटा था और उसकी आंखें निराशा से लाल थीं। छोटे मालिक, अचुन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें दुख पहुंचाया है। लड़के रोते नहीं, मजबूत बनो। मिस शियाओमी का साथ अच्छा है, उसे ऐसे मत घूरो, वो बस तुम्हारे साथ रहेगी। हालांकि जेफी अब कुछ भी नहीं सुन सका। उसने अपनी आंखें पोंछीं और जल्दी से भाग गया। अचुन असहाय होकर खड़ा हो गया। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मालिक और पत्नी थोड़े सनकी लगते हैं, लेकिन मिस शियाओमी यहाँ नहीं है। मालिक वास्तव में एक संवेदनशील बच्चा है। मास्टर इस साल 12 साल का है, मिस शियाओमी से 6 साल बड़ा। लेकिन चाहे वह कितना भी परिपक्व क्यों न हो, वह आखिरकार एक बच्चा ही है। मुझे डर है कि मैं मिस शियाओमी जितना परिपक्व नहीं हूँ। वह बर्तन धो रही थी और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। घर पर थोड़ा जीवंत होना अच्छा होगा। दोपहर में झांग चेनेक्सी कॉपियों का ढेर लेकर आया और उसके पीछे झांग जियांगई था, जो यिन जेफी की ही उम्र का बच्चा था। कैटेनो नॉवेल नेटवर्क www.mtlnovel.com। उसने यिन रुओ की ओर अपने हाथों में सामग्री हिलाई और फिर उससे भिड़ गया। दादाजी और जेफी के साथ खेलो, मुझे अंकल यिन से कुछ कहना है। छोटे लड़के ने सिर हिलाया और अपने चाचा चाची को आवाज लगाई और अचानक लिविंग रूम में एक छोटी गुलाबी लड़की को देखा और अजीब तरह से कहा, अच्छा, ये कौन है? चांग मेई हंसी, ये जेफी की बहन है, उसका नाम यिन शियाओ मेई है। अजीब बात है, जेफी मिंगमिंग ने कहा कि वह छोटा भाई था। उसने अपना सिर खुजलाया और आंगन में चला गया। चांगमी ने अचुन से ये भी कहा कि वह शियाओमी को खेलने के लिए आंगन में ले जाए और फिर उसके पति के पास बैठे। झांग चेनिक्सी ने सोफे पर बैठकर दंपत्ति को सामग्री सौंपी। पहले, फिर सैनिकों ने। जैसे ही वो आदमी सब कुछ कहने से डरता था, उसका लड़कियों से छेड़छाड़ करने का पिछला रिकॉर्ड था, लेकिन बाद में उस पर अभिसरण का आरोप लगाया गया। फिर उसने अपना ध्यान उन अनाथों की ओर लगाया जो उसकी अच्छी छवि और स्थिर आय के कारण पैदा हुए थे। बहुत कम लोग उस पर शक करेंगे। मैंने उसके फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित बहुत सारे सबूत एकत्र किए। उसने एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उस आदमी की एक घबराई हुई आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस उसे छूता हूँ और कुछ तस्वीरें लेता हूँ। क्या ये भी अवैध है? तुम कौन हो? मैं वास्तव में सिर्फ उन्हें छूता हूँ। छोटी लड़कियां बंदरों जितनी अच्छी हैं। ओफ। चांग मेई का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया था और वह फिर से क्रोधित और दुखी थी। जियो मेई, ये बच्चा वास्तव में पीड़ित है। यिन रुओ ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। अब वह शियाओमी को अपनी बेटी की तरह मानता है। इस तरह की बात जानकर वह वाकई उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। हे टाइकंग ने झांग चेनेक्सी से मुंह बनाते हुए कहा, डॉन, शुक्रिया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आई और झांग बो चिल्लाया, अरे, अंतरतार की यह राक्षस यहाँ है। जियांग गई, राक्षस को पकड़ो। यिन जेफी की आवाज सुनाई दी और दोनों छोटे लड़कों ने बंदूक की आवाज की नकल करते हुए गोली चला दी। कमरे में मौजूद वयस्क अधिक सहज हो गए। झांग चेनेक्सी ने अनिच्छा से कहा, क्या बूढ़ा आदमी गाड़ी चलाने पर जोर देता है? यिन रुओ ने तुरंत कहा, हाँ, अंकल झांग को आराम की जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए जब वह हर दिन भागता है तो वह खुश होता है। यह वह जूनियर है जो उससे पीड़ित था। आखिरकार, बूढ़ा आदमी स्किरिम समूह के संस्थापकों में से एक था। वेतन कैसे तय किया जाना चाहिए? चलो उसके साथ चलते हैं। बेटे झांग चेनिक्सी को अपने दोस्त के लिए वाकई थोड़ा दुख हुआ। वे बात कर रहे थे और अचानक उन्हें बाहर से एक छोटी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कई लोग कमरे से बाहर निकल आए और देखा कि यिन शियाओमी ज़मीन पर बैठी हुई वाह चिल्ला रही थी। झांग बो ने शियाओमी की मदद की और कहा, जिया नहीं, तुम छोटे कमीने, शियाओमी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हो, तुम उसके साथ खेलते हो, दूसरों को क्यों धकेलते हो? अचुन ने जल्दी से शियाओमी को मना लिया। शियाओमी सबसे प्यारी है, रो मत। इस उम्र का एक लड़का जियांग यी लड़कियों से नफरत करता है, उसने जवाब दिया। मैंने कहा था कि मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, वह फिर भी हमारे साथ खेलना चाहती है। झांग चेनिक्सी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जिया नहीं, तुम जेफी की बहन को कैसे धमका सकते हो और तुम्हारे पिता तुम्हें आमतौर पर कैसे शिक्षित करते हैं? लेकिन वह जेफी की बहन नहीं है, वह एक ऐसा लड़का है जिसे कोई नहीं चाहता। जियांग यी चिल्लाया। जब जियाओमी ने यह सुना तो वह भी रोने लगी।
मैं कोई ऐसी बच्ची नहीं हूँ जिसे कोई नहीं चाहता, मैं कोई ऐसी बच्ची नहीं हूँ जिसे कोई नहीं चाहता, माँ। वह अपने चेहरे पर आंसू लिए रोई और बार बार चांग की ओर देखने लगी। मेई, माँ, माँ, क्या तुम सुंदर नहीं लगती? झांग चेनेक्सी उसके पास गई और पीछे मुड़कर उसकी तरफ मुंह करके 2 बार बोली, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें किसने बताया? जियांग यी भी अपने बत्तख के बच्चे के साथ रोया और बगल में खड़े शांत यिन झेफेई की ओर इशारा किया। झेफेई ने खुद कहा, झेफेई ने कहा, मैंने यह नहीं बनाया। चांग मेई ने अपनी रोती हुई बेटी को गले लगाया और झेफी को दोषी भाव से देखा। यिनरुओ का चेहरा उदास था और उसने कहा, अफेई, मेरे साथ अंदर आओ। यिन ज़ेफेई का चेहरा शांत और स्थिर था, लेकिन उसके पैर उसके पिता की ओर कांप रहे थे। जब वह अपनी मां के पास से गुजरा तो वह आखिरकार पूछने से खुद को नहीं रोक सका, मां। हालांकि चांग मेई ने उसके सिर पर चोट मारी और सख्ती से कहा, अभी नहीं। झांग बो ने मुकदमा दायर किया और अपने पोते को वापस ले गया। यिन ज़ेफेई ने बांस की टहनियों के साथ तला हुआ मांस खाया और अपने पिता से लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त की। 2 आदमियों, एक बड़े और एक छोटे, के बीच बातचीत बहुत मुश्किल है। यिनरुओ ने सिरदर्द से अपना सिर रगड़ा। बच्चा खुद की तरह ही कठोर था और अब वो अपने पिता के दर्द को समझ सकता है। संक्षेप में, लंबे पिता ने निष्कर्ष निकाला, आपको भविष्य में ऐसे शब्द कहने की अनुमति नहीं है, आप जानते हैं। बदबूदार बच्चा। यिन ज़ेफेई ने अपने दिल में जल्दी से झांग जियांगई के विश्वासघात को कोसा। यह आदमी युद्ध के दौरान एक गद्दार रहा होगा, लेकिन अंत में यिन शियाओमी की गलती, यह मृत बच्चा। झांग जियांगई की हालत भी यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। उसके पिता बहुत ही उग्र व्यक्ति हैं और अक्सर उसके छोटे से नितंब को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसकी मां निश्चित रूप से कहेगी, तुम इतने दुबले कैसे हो सकते हो? पिताजी तुम्हें दोष नहीं देते, मैं वास्तव में इसे प्रबंधित करने का कोई तरीका नहीं है। छोटा लड़का, अतिरिक्त ऊर्जा वाले बछेड़े की तरह, इस समय अपने नितंबों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने दिल में यिन शियाओमी को जमकर कोस रहा था। सभी मरी हुई महिलाएं बहुत दयनीय रूप से रोते हुए उसे धक्का देने के अलावा वह सूअर की तरह भौंकने लगा। अब झेफी को उससे नफरत होनी चाहिए। अरे, 2 छोटे लड़के अपने कमरे में एक ही छोटी लड़की के लिए दांत पीस रहे थे। तीसरे राउंड में यिन जियाओमी जीत गई। अपनी मां और एचुन के नेतृत्व में यिन शियाओमी ने एक गुड़िया और छोटे कपड़ों का एक सेट खरीदा। उसने खुद भी गुड़िया की तरह कपड़े पहने। मिस बहुत प्यारी है, अचुन ने आह भरी। रास्ते में कई लोगों ने ऐसी गुड़िया देखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन शाओमी ने फिर भी उदास चेहरे के साथ कुछ नहीं कहा। चांगमेई ने सांत्वना दी, छोटी सुंदरी, मेरे पिता ने मेरे भाई को सिखाया होगा, भाई तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करेगा। अफसोस, आज शाओमी के साथ अन्याय हुआ होगा। यिन शियाओमी ने अपने होंठ सिकोड़े, यिन ज़ेफेई, तुम कमीने, मैंने तुम्हें भर्ती नहीं किया और तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं किया, तुम हर जगह मेरे साथ क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मूर्ख लड़के, बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक सपना हूँ? अनाथालय में कौन मुझसे डरता है? यहाँ तक कि तुच्छ चाचा को भी मैंने साफ कर दिया था। तुम छोटे, ये कहने की हिम्मत करो कि मैं एक बच्चा हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। यिन जियाओमी एक बुरी बच्ची है और उसके द्वारा परेशान किए गए बच्चे ऐसा कहते हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। इससे क्या फायदा? उसे अभी भी याद है कि जब वह आदमी पानी की टंकी के पास उसे बहला रहा था तो वह जानबूझकर पानी में कूद गया था और फिर उसने मछली की तरह छलांग लगाई और उसे बुरी तरह गिरा दिया। हुन्फ, अगर वह इतनी अच्छी होती तो वह फोटो में दिख रही लड़कियों जैसी होती। हालांकि वह छोटी है, लेकिन उसे कायापलट के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं। यिन ज़ेफेई, भले ही मुझे बाहर निकाल दिया गया, मैं तुम्हें मौत तक यातना दूंगा। यदि तुम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा तो तुम्हारी माँ का नाम यिन नहीं रखा जाएगा। हालांकि बूढ़ी माँ होने का दावा करने वाली छोटी लड़की को याद आया कि उसका वास्तव में उपनाम यिन नहीं था। उसका उपनाम क्या था? अरे, मुझे याद नहीं आ रहा, बस ऐसे ही कसम खाओ। यिन ज़ेफेई के बदबूदार बच्चे को दया की भीख मांगने देना सुनिश्चित करें। संघर्ष के बाद से दोनों छोटे लोग लंबे समय तक चुप रहे हैं और चांग मेई को राहत की सांस लेने दें। उसने इच्छापूर्वक सोचा कि दोनों बच्चों में पहले से ही सुलह हो गई है। अगली चीज जो वह करने में व्यस्त होने वाली थी वह थी जियाओमी को स्कूल जाने की व्यवस्था करना। जोड़ लड़कियों को www.ck101.tw वेबसाइट पर जाना चाहिए। यद्यपि यिन परिवार का परिवार असामान्य है, यिन रुई ने झेफेई को किसी भी कुलीन स्कूल में नहीं जाने दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि लड़कों में बचपन से ही अच्छाई की भावना होती है। कितनी अच्छी बात है। उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे का बचपन सामान्य होगा, इसलिए झेफेई इस अमीर क्षेत्र से दूर नहीं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन जियाओमी अलग है। चांग मेई को हमेशा लगता था कि लड़कियों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए और उसने उपनगरों में एक अच्छे स्कूल से संपर्क करने की योजना बनाई जहां कई सितारों के बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। यिन रुओ ने फिर से आपत्ति जताई, लड़कियों, अगर आप उसे उस तरह की जगह पर छोड़ देंगी तो आप केवल घमंडी हो जाएंगी और तुलना करेंगी। क्या आप चाहती हैं कि जियाओमी वैसी बन जाए? चांग मेई ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैं शुरू में कुलीन स्कूल में गई थी,
लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या उन स्कूलों में लड़कियां सिर्फ ब्रांड के नाम और बॉयफ्रेंड की परवाह नहीं करती थीं? उसने सोचा, या फिर दोनों बच्चों को एक स्कूल में भेज दिया जाए, फिर वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। हालांकि यिन ज़ेफेई को लगा कि यह खबर बहुत बुरी है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मैं मना करता हूँ। अस्वीकृति अवैध है। यिन रुओ ने मुद्रित फॉर्म भर दिया। चलो इस बारे में बात करते हैं। ज़ेफेई देश के नेता के रूप में यिन रुओ के सामने बैठे थे। मैंने ये सवाल कई बार पूछा है, उसे कुलीन स्कूल में जाने दो जो उसके भविष्य के विकास के लिए अच्छा है। एचुन ये सुनने में मदद नहीं कर सका। मास्टर जियो हमेशा इस तरह बात करता था, ये हमेशा लोगों को बहुत प्यारा एहसास देता है। यिन रुओ ने अपने बेटे की ओर भौहें सिकोड़ते हुए देखा। खबरें देखने के बाद स्वर और भी अजीब होता जा रहा है। चांग मेई मुस्कुराए बिना न रह सकी। ज़ेफेई समाचार से भी अधिक आधिकारिक है। लेकिन यिन ज़ेफेई को यह मजाक नहीं लगा। उसका लहजा स्पष्ट रूप से थोड़ा परेशान करने वाला था। मैं उसके साथ स्कूल में नहीं रहना चाहता। इसके अलावा वह कितनी बड़ी है, 4 या 5 साल की? 5.5 साल की, यिन रुओ ने तुरंत कहा। हालांकि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत होशियार है और उसे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। और आप पहले से ही जूनियर हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, और आपकी बहन आपको बहुत परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता है तो आपको वापस जाना होगा। पति चांग मेई ने उसे बुरे बच्चों को पढ़ाने के लिए दोषी ठहराया। फिर भी शिक्षक से कहो, ज़ेफेई, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, हमेशा अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल मत करो। यिन रुओ ने हंसते हुए कहा, कभी कभी मेरी मुट्ठी मेरे दिमाग से बेहतर होती है। यिन ज़ेफेई का चेहरा उदास था और वह बात कर रहा था। जियाओमी पहले ही एक छोटा गुलाबी स्कूल बैग और पैरों में चैनल कैमेलिया जूते पहनकर कूद चुकी थी, बहुत खुश। पापा, माँ, श्याओमी को देखो, वह गर्व से मुड़ी, क्या यह अच्छा लग रहा है? सभी ने तुरंत उस छोटी सी लड़की को घेर लिया और उसकी प्रशंसा की, भले ही यिन रुओ ने प्रशंसा में सिर हिलाया हो। क्या ये छोटी सी चांगमेई वास्तव में उनके जोड़े के लिए स्वर्ग से एक उपहार है? उसे अचानक भाग्य जैसा कुछ महसूस हुआ। यिन ज़ेफेई के लिए इससे अधिक कष्टदायक कुछ भी नहीं है। यिन जियाओमी एक चुड़ैल है जिसने उसके माता पिता को छीन लिया है। नफरत। नए सेमेस्टर की शुरुआत में यिन शियाओमी को उसकी माँ स्कूल ले गई। जब वह अपनी उम्र की छोटी लड़कियों से घिरी हुई थी तो उसने शांत होने का नाटक किया और आहें भरी। चांगमेई ने सांत्वना दी, शियाओमी, अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से पेश आओ। माँ, जियाओमी को उसकी माँ कक्षा में ले गई और उसने पाया कि बड़े लोग उसकी ओर देख रहे थे। वे सब तुम्हें क्यों देख रहे हैं? चांगमेई हंस पड़ी। उसने छोटी उम्र में एक फिल्म में काम किया था, लेकिन उस समय पूरे देश में इसकी चर्चा थी। लेकिन शादी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी उम्र के ये माता पिता इस बात से कुछ हद तक प्रभावित हुए होंगे, इसलिए उसे देखकर आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन उसने शियाओमी से बस इतना कहा, वे मेरी शियाओमी को देख रहे हैं। शियाओमी सबसे प्यारी है, उसे कक्षा में खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए। हालांकि शियाओमी छोटी है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि तुम ठीक हो। क्या तुम अकेले अंदर जा सकती हो? ठीक है। छोटी लड़की ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जियोमेई यह कर सकती है। जियोमेई मन लगाकर पढ़ाई करेगी। वो और उसकी माँ हाथ हिलाकर कक्षा में चली गई। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चों को यह नहीं पता होता कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन इतनी सुंदर छोटी लड़की की शक्ल ने फिर भी कक्षा का ध्यान अपनी ओर खींचा। तुरंत लड़की ने उसे बहुत प्यार से देखा और उम्मीद जताई कि वह उनके बगल में बैठेगी। जियाओमी एक मोटी लड़की के बगल में बैठी थी। लड़की जाहिर तौर पर थोड़ी खुश थी और युआनयुआन की आंखें बहुत सिकुड़ गईं। ओह हेलो, मेरा नाम सॉन्ग युआनयुआन है। उसने चारों ओर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कई बंस एक साथ सिल दिए गए हों। मेरा नाम यिन शियाओमी है। उसने सॉन्ग युआनयुआन से मुस्कुराते हुए बात की। ये छोटी लड़की गोल मटोल है और एक निवाला खाना चाहती है। कक्षा में अव्यवस्था फैली हुई थी। तभी एक मोटी अधेड़ महिला अंदर आई और सख्ती से बोली, चुप रहो। जियाओमी ने शिक्षक की बाज नाक को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सोंग युआनयुआन से फुसफुसाया, ये शिक्षक एक चुड़ैल की तरह दिखता है। सोंग युआनयुआन ने यह भी पाया कि शिक्षक के पास स्मर्फ लिगे चुड़ैल का आकर्षण था और जियाओमी के साथ खड़े होकर हंसा। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम घर पर छोटी राजकुमारियां और छोटी मालकिन हो सकती हो। जब तुम मेरे पास आती हो तो तुम्हारी गिनती भी नहीं होती। जो कोई भी खुद को मूर्ख बनाने की हिम्मत करता है, उसने मैली आंखों से देखा। मैं चाहती हूँ कि वह अच्छा दिखे। जैसे ही बच्चों ने ये सुना, वे डर के मारे सीधे बैठ गए और आगे शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। केवल यिन शियाओमी ने अपनी आंखें घुमाई। क्या आप एक शिक्षक हैं, लेकिन असली चुड़ैल नहीं हैं, जो लोगों को कुछ भी करने से डराती हैं? नीचे, मैं अपना परिचय देता हूँ। शिक्षक ने आंखें चौड़ी करके कहा, मेरा नाम माओ रुलियंग है। मैं इस सेमेस्टर में तुम्हें चीनी पढ़ाऊंगा। यिन शियाओमी ने सॉन्ग युआनयुआन के साथ फिर से मुस्कुराते हुए कहा, उल्लू को बुलाना ज्यादा उचित है। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, यहाँ तक कि आसपास के सहपाठियों ने भी इसे सुना और सभी बच्चे कंधे हिलाकर हंस पड़े। माओ रुलियंग ने तुरंत ही पॉइंटर को राजसी तरीके से लिया और पोडियम पर पटक दिया। चुप,
सहपाठी उस पॉइंटर से खुद को आकर्षित करने लगे और तुरंत अपने सिर नीचे करके बैठ गए। जब शिक्षक बोलता है तो नीचे फुसफुसाना मत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको ये नहीं सिखाया है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। मेरे हाथों में किसी भी अनियमित बच्चे को अनुमति नहीं है। उसने सख्ती से देखा। जैसे ही वह कक्षा में थी, उसने देखा कि यिन जियाओमी चुपके से मुंह बना रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसके होंठ खिलखिला रहे थे। जियाओमी ने देखा और शिक्षक को खुद को घूरते हुए देखा और तुरंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, जिससे वो थोड़ा रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने एक नई किताब प्रकाशित की और कक्षा शुरू की। पहली अंग्रेजी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षिका युवा और सुंदर दिख रही थी, लेकिन जियाओमी ने लगभग थोड़ी देर तक सुना और उसके विचार भागने लगे। प्राथमिक विद्यालय के सामने बड़े खेल के मैदान के पार जूनियर हाई स्कूल की जगह है। वह वहां की चमकदार खिड़की को देखती रही, सोचती रही, यिन ज़ेक्सियू, उसके चेहरे से बदबू आ रही होगी और उसके स्कूल के साथ उलझ रही होगी। वह मुस्कुराई, मर गई और तुम्हारे साथ स्कूल नहीं गई। मुझे तुम्हें ठीक करने का मौका कैसे मिल सकता है? यिन शियाओमी, तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। अंग्रेजी शिक्षक ने उसकी आंखों को सीधा देखा और उसकी ठंडी आवाज ने उसे ठंडे पानी के बेसिन की तरह जगा दिया। यिन शियाओमी खड़ी हुई और ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी वाक्यों की एक पंक्ति देखी। अचानक थोड़ा चकित हो गई। इस वाक्य का क्या मतलब है? उसने वाक्य की ओर इशारा करते हुए एक छोटा सा इशारा किया। गुड मॉर्निंग। योनी से परेशानी। जियाओमी ने घूर कर देखा। युवा शिक्षक हंसे। हाँ, आप कहते हैं, आप इसके साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? जियाओमी ने अपने सहपाठियों के लाल चेहरों को देखा जो मुस्कुरा रहे थे और अंदर से चोट खा रहे थे, और उसके माथे पर अचानक पसीना आ गया। यह कोई सफलता नहीं है, लेकिन यिन ज़ेफेई अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसे अपना सिर काटना पड़ा और कहा, क्योंकि बिल्ली अच्छी नहीं है। छात्र खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उनमें से ज्यादातर ने किंडरगार्टन से ही अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया था। उनके लिए ये बाल चिकित्सा से ज्यादा कुछ नहीं है। यिन शियाओमी शर्मा गई। उसे कभी नहीं पता था कि उसके जैसा एक बेशर्म लड़का धूम्रपान करने में शर्म महसूस करेगा। बैठ जाओ और क्लास की बात सुनो। अंग्रेजी शिक्षिका, जो बहुत मजाकिया नहीं थी, अपने छोटे सफेद दांतों से चिढ़ाती हुई और फिर वाक्य का अर्थ समझाने लगी। यिन शियाओमी अपने दुश्मन की तरह अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनने लगी। कक्षा के बाद वह सोंग युआन्युआन के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई, जो उसी टेबल पर थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए। सोंग युआन्युआन ने मासूमियत से अपना सिर मेज पर रखी बाल्टी से उठाया। उसका मुंह कुकी के टुकड़ों से भरा था। मुझे नहीं पता, मैं खा रहा था। जियाओमी ने पाया कि उसकी मेज पर ढेर सारे स्नैक्स थे। आड़ू से लेकर आलू के चिप्स और झींगा की छड़ें, जेली के बीज से लेकर कुरकुरे नूडल्स तक। वाह, आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, जियाओमी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उल्लू ने अभी कहा कि बच्चों को स्नैक्स के साथ स्कूल नहीं लाया जाना चाहिए। कोई बात नहीं। सोंग युआन्युआन ने अपने गालों को एक उभरे हुए सुनहरे भालू की तरह चबाया। उसे बस यही चिंता थी कि मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। मैंने जाते समय सिर्फ सफाई की थी। यिन शियाओमी ने उत्सुकता से सहपाठियों की ओर देखा, जिन्होंने उसकी ओर निगाह घुमाए और याद दिलाया, आपको अन्य सहपाठियों द्वारा शिक्षक को बता दिए जाने का डर नहीं है। शिक्षक को बताओ। क्यों? सोंग युवान ने बड़ी आंखों से उसे देखा, कुछ समझ से परे। वह अपनी चीजें खुद खाती है और अगर वे खाना चाहते हैं तो वह उन्हें बांट देती है। मुझे नहीं पता। जियाओमी ने सोचा कि जब वह अनाथालय में थी तो एक बच्चा शिकायत कर रहा था। हालांकि उसने उन्हें उकसाया नहीं, या उन्हें बिल्कुल भी नहीं उकसाया, वे भी शिक्षक से बात करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि कुछ लोग छोटी छोटी रिपोर्ट्स को ही प्राथमिकता देते हैं। ये बात वही समझ सकती है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उन्होंने माओ रुइयंग को कक्षा के दरवाजे से एक छोटी लड़की के साथ अंदर आते देखा और उसने जल्दी से कहा, रुवानयुवान, पास आओ। लेकिन माओ रुइयंग चिल्लाया, मैं कैसे शर्त लगाऊं? तुम्हें कक्षा में खाने की अनुमति कौन देता है? माओ रुइयंग ने दौड़कर यिन शियाओमी को अलग किया और सोंग युवान के घबराए हुए चेहरे के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, वह कक्षा में खाना खा रही है। उसने धुंधली आंखों से देखा और आक्रामक हो गई। जोर लड़कियों को www.ck101.tw वेबसाइट पर जाना चाहिए। सोंग युवान स्तब्ध होकर यिन शियाओमी को दयनीय दृष्टि से देख रही थी। टीचर, आज पहला दिन है, उसे यह पता नहीं है, यिन जियाओमी ने तुरंत कहा। माओ रुइयंग को भी याद आया कि आज स्कूल का पहला दिन था। उसे हतोत्साहित होना पड़ा और उसने कहा, ठीक है, इस बार यह ठीक है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, लेकिन मैं सभी स्नैक्स जब्त कर लूंगी। उसने विनम्रता से सोंग युवान के सभी स्नैक्स ले लिए। उठो और बाहर जाओ। इस समय उसे वह छोटी लड़की याद आ गई जिसने कहानी सुनाई थी और तुरंत मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की इस वाक्य का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम लिन फर्स्ट है, उसने गर्व से चिल्लाकर कहा। राशि। यिन शियाओमी को कुछ देर के लिए ठंड लग गई। ये नाम उसके नाम से ज्यादा सांसारिक कैसे हो सकता है? हालांकि माओ रुइयंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया और भोजन का एक बड़ा बैग लेकर चली गई।
सोंग युवान ने निराश होकर मुंह बनाया और उसकी छोटी उंगली मेज पर खोदते हुए अवाक रह गई। ठीक है, जियाओमी ने उसे दिलासा दिया, भविष्य में सावधान रहना। उसने लिन नंबर 1 को देखा, जो बहुत दूर नहीं था, और उसे सिरदर्द होने लगा। उसने बहाना बनाया और शिक्षक के कार्यालय में गई और देखा कि उल्लू गोल भोजन में से अपना मुंह भरकर खा रहा है। निश्चित रूप से उसे यही उम्मीद थी कि वह खुद ही इसे खा लेगी, और उसने ये बहुत ही सही तरीके से कहा। उसने असंतुष्ट होकर अपना मुंह बंद कर लिया। इस उल्लू को जियाओमी ने ही शिक्षित किया होगा। अगली कक्षा गणित की है। गणित का शिक्षक बहुत सुंदर और सुंदर आदमी है। वह विस्मयकारी दिखता है और कक्षा के बीच में हमेशा कुछ चुटकुले होते हैं जो सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। यिन शियाओमी बहुत खुश थी। उसने सोंग युवान को उदास किया, जो दुखी था। ये शिक्षक महान है। हाँ, युवान ने मंच पर बैठे आदमी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, सुशीली देश में एक बेहतरीन शिक्षिका हैं। कई स्कूल उन्हें बहुत ज़्यादा नियुक्त करते हैं, लेकिन हेडमास्टर ज़्यादा समझदार हैं और वे उन्हें रखते हैं। ये बहुत बढ़िया है। शायद मैं कुछ सालों में शिक्षा ब्यूरो में जाऊं। तुम समझती हो? जियाओमी को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी अच्छी तरह जानती थी। सहपाठी शियाओमी, तुम इस सवाल का जवाब दे सकती हो। विन रन की धीमी आवाज़ गूंजी, जिससे यिन शियाओमी चौंक गई। भगवान, क्या वह आज बकवास कर रही है? तुमने उसे क्यों आदेश दिया? वह इन शिक्षकों की अद्भुत याददाश्त पर विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे केवल एक बार ही क्यों याद आया? या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने आज बहुत ज़्यादा गुलाबी कपड़े पहने हैं? वह कछुए की गति के बराबर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी अभिव्यक्ति बगल में खड़े सोंग युवान से भी अधिक निराश थी। शिक्षक ली ने उसे धीरे से देखा। 1 से 100 तक, मैंने अभी एक छोटी सी तरकीब बताई थी। जियाओमी ने शिक्षक को बहुत स्तब्ध होकर देखा। उसे 1 से 10 तक और यहाँ तक कि 100 तक गिनने में भी परेशानी हो रही थी। लंबे समय तक यून उसे हार माननी पड़ी। मैं नहीं करूँगी। ध्यान से सुनो। शिक्षिका ने उसे बैठने का इशारा किया। यिन शियाओमी का चेहरा कड़वा और मुंह फुलाए हुए था। कितनी बुरी किस्मत है, वह छात्र के साथ भाग रही होगी। लिन ने पहले तो अपना सिर घुमाकर उसे उत्तेजक तरीके से देखा, फिर अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे आसमानी बंदूक हो। श्रीली जाहिर तौर पर थोड़ा हैरान थे, क्योंकि वह वास्तव में यिन शियाओमी से पूछना नहीं चाहते थे, बल्कि बस उसे क्लास सुनने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, लिन, चलो इसे याद करते हैं। लिन पहले उठ खड़ा हुआ, बिना अपनी सांस बदले पीछे हट गया। जियाओमी ने उसे बहुत चिंतित देखा। क्या उसे गला घोंटकर मार नहीं दिया जाएगा? ओह अच्छा। टीचर ली छोटी लड़की के जोश को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन प्रशंसा पाने वाली लिन फर्स्ट बहुत उत्साहित थी और उसने फिर से यिन शियाओमी की ओर देखा। हो, यिन शियाओमी का दिमाग, जो दुख में था, आखिरकार जाग गया है। वह हमेशा खुद को क्यों देखती है? क्या यह उसके साथ दिखावा है? हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि वह अचानक उसकी काल्पनिक दुश्मन कैसे बन गई। शियाओमी को अचानक अपने विरोधियों के बारे में उत्साह की भावना हुई। वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने उसे उकसाने की हिम्मत की हो। सामान्य बच्चे उससे डरते हैं। उसने सोचा कि वह शांत होकर मुस्कुराती है और आप इसे जाने दे सकते हैं यदि आप कर सकते हैं। सोंग युवान ने बेचैनी से कहा, शियाओमी, क्या तुम्हारे मुंह में ऐंठन हो गई है? नहीं। जियाओमी ने अभी भी झटकेदार मुस्कान रखी, आंखें और लिन पहले चिंगारी। श्रीली को बस ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर पर अनंत काली रेखाएं थीं। क्या दोनों छोटी लड़कियों ने पलकें झपकाईं? दोपहर 3 बजे स्कूली बच्चों का एक समूह टिड्डियों की तरह परिसर से निकला। एक नज़र में जियाओमी ने झांगबो को उत्साह में उसके साथ लहराते हुए देखा और तुरंत उछल पड़ी। बो झांग। छोटी लड़की दौड़ी और बंदर की तरह उसके पास पहुंची। मुझे तुम्हारी याद आती है। एक दिन, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने लंबे समय से झांगबो को नहीं देखा है। हाँ, बेवकूफ़ लड़की, झांगबो को भी तुम्हारी याद आती है। पहले दिन स्कूल जाने के बारे में क्या ख्याल है? झांगबो ने उसे गले लगाया और खुशी और उत्सुकता से पूछा। छोटा लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा नहीं आया। उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया, बहुत परेशान, जब उसने सोंग युवान को धीरे धीरे चलते देखा और चिल्लाया, युवान। सोंग युवान, जो सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अपने नाश्ते से परेशान था। यिन शियाओमी खुशी से नीचे कूद गई और उसे अपने पास खींच लिया। झांगबो, ये स्कूल में मेरी अच्छी दोस्त है। उसका नाम सोंग युवान है। अच्छा दादाजी। सोंग युवान ने विनम्रता से सिर झुकाया। ओह हेलो, तुम कितनी प्यारी छोटी बच्ची हो। झांगबो ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और खुद को बिना चुटकी काटे रोक लिया। जियाओमी ने उसे इधर उधर देखते हुए देखा और पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं? इधर आओ। सोंग युवान ने उस महिला की ओर इशारा किया जिसने दूर से उसे देखकर हाथ हिलाया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मेरी माँ है, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है,
अलविदा। जियाओमी ने उसे अलविदा कहा, उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाए और अपनी माँ की चमकदार मुस्कान को देखा और अपनी बेटी को गले लगा लिया। गोल माँ बिल्कुल भी गोल नहीं है और लंबी सुंदर सुंदर बंस के साथ कंघी, एक फिट सूट पहने हुए, बिल्कुल एक सक्रिय बाबी की तरह। वह थोड़ी उलझन में थी जब तक कि झांगबो ने आग्रह नहीं किया, जियाओमी कार में बैठो, माँ और अचुन तुम्हारे और जियाओफेई के लिए खाना बनाएंगे, तुम जाकर पहले इसे चुन सकती हो। तो भाई के बारे में क्या? उसने कुछ अजीब ढंग से शब्द बोले। जियाओफेई को दोपहर में अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां करनी हैं, तैराकी और तलवारबाजी की कक्षाएं। वापस आने में 6 बजे लगेंगे। झांगबो ने उसे कार में बिठाया। पहले वापस चलते हैं, वह साइकिल चलाता है। मुझे कहना होगा कि चांग मेई थोड़ी सनकी है। मूल रूप से उसने व्यक्तिगत रूप से लेने पर जोर दिया, लेकिन घर पर अभी भी बहुत सी सामग्री बची हुई थी। झांगबो ने स्वेच्छा से आने के लिए कहा। वैसे भी यिनरुओ को हमेशा चिंता रहती थी कि उसकी पहचान का उपयोग करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसे कुछ काम मिल सकता है। तैराकी सीखना। जियाओमी को नहीं पता था कि ऐसी कोई अतिरिक्त गतिविधि भी होती है, लेकिन जब उसने तैराकी के बारे में सोचा तो वह तुरंत एक बुरा विचार सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। झांगबो, वैसे भी वापस जाने के लिए बहुत जल्दी है। मैं अपने बाल कटवाना चाहती हूँ, ये बहुत लंबे हैं। जियाओमी को छोटे बाल पसंद हैं। उसने झांगबो को विनती भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में थोड़ा हरा रंग था और उसकी गुड़िया जैसा चेहरा वाकई प्यारा था। जियाओमी मिश्रित नस्ल की बच्ची नहीं होगी, वुबो ने अचानक ऐसा सोचा। ठीक है, अपने बाल छोटे करा लो, जियो मेयांग ने विनती की। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना होगा। झांगबो थोड़ा परेशान था, लेकिन चांग मेई ने उसके लिए बहुत सारे हेयरपिन खरीदे। इसे काटना एक अफसोस की बात होगी। आखिरकार वह बच्चे के नर्म और सख्त फोम की मदद नहीं कर सकता था और उसे बच्चों की नाई की दुकान पर ले गया। दोनों आधे घंटे बाद घर लौटे। जब चांग मेई ने दरवाजे पर उस छोटे लड़के को देखा जो परिचित और अजीब था, तो वह कुछ शब्द कहे बिना नहीं रह सकी, केवल ये देखने के लिए कि यह जियाओ मेई था। वुबो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया, बच्चे को बाल कटवाने में परेशानी हो रही है, इसलिए उसे वहां ले जाना होगा। चांग मेई, मुझे दोष मत दो। बेईमान नाई ने कहा कि वह केवल एक ही केश काटेगा, यानी वह बच्चे के सिर पर कटोरा बांध देगा और फिर आसपास के अतिरिक्त बालों को काट देगा। सौभाग्य से जियाओमी खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करती है और इस बच्चे के सौंदर्य में कुछ समस्याएं हैं। नहीं, अंकल झांग ने जो कहा वह मेरे लिए बस एक झटका था। चांग मेई हंसे और जियाओ मेई के अजीब कप्पा केश को देखा। ये सब ठीक है, मैं ज़ेफेई के पुराने कपड़े पहन सकता हूँ। जब वह वापस आया तो वह भी डर गया था। हालांकि बच्चे के बाल अभी भी लंबे हैं, लेकिन अब यह अधिक दिलचस्प है। शाम को यिन परिवार के पिता और पुत्र लगभग एक ही समय पर वापस आए। जब उन्होंने एक छोटे से सुंदर लड़के को काली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए, ये सोचकर कि चांग मेई किसी और लड़के को वापस लेकर आई है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जियाओमी थी और यिन ज़ेफेई ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। बदसूरत। यिनरुओ ने हंसते हुए कहा, जियो मेई बहुत प्यारी है, लेकिन उसने ऐसा अजीब हेयर स्टाइल कैसे बनाया? छोटी लड़की के अच्छे दिखने के लिए धन्यवाद, अन्यथा कप्पा हेयर स्टाइल वास्तव में थोड़ा अजीब है। जियाओमी जानती है कि उसका भाई एक छोटा भाई चाहता है। जियाओमी के लिए छोटा भाई होना अच्छा है। क्या उसका भाई अब भी इसे पसंद नहीं करता? उसकी बड़ी आंखें उम्मीदों से भरी हुई यिन ज़ेफेई को घूर रही थीं। यिन ज़ेफेई मूल रूप से फिर से कुछ शातिर शब्द कहना चाहता था, लेकिन लियूली जैसी बड़ी आंखों को देखते हुए उसने आखिरकार कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहना अप्राकृतिक था। ठीक है। चांगमेई ने अपने हाथ एक साथ हिलाए। ओह, जियाओमी कितना अच्छा लड़का है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? ज़ेफेई अपनी छोटी बहन की देखभाल करना चाहती है। ठीक है, आज हम जियाओमी के स्कूल के पहले दिन का जश्न मनाएंगे। यिन ज़ेफेई ने अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की और सपाट लहजे में कहा, मुझे भी मिडिल स्कूल में पदोन्नत कर दिया गया है। ठीक है, वैसे हम जेफी के जूनियर मिडिल स्कूल में पहुंचने का जश्न भी मना रहे हैं। चांग मेई मुस्कुराए। ये वैसे क्यों है? ज़ेफेई ने फिर से मुंह बनाया। यिन जियाओमी ने उसे पलकें झपकाते हुए देखा, प्यारा दिखने की कोशिश कर रही थी। यिन ज़ेफेई ने अपना चेहरा उलझा रखा है। ठीक है, वह प्यारा था। आज भी इस छोटी बच्ची की परवाह नहीं है। राउंड एंड पिंग। रात को चांगमेई नहाने से बाहर आई और उसकी गोरी त्वचा सफ़ेद गर्मी से चमक उठी। किताब का अंत। संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग और ताइवान रोमांस www.hjw.tw। खैर, आज पानी बहुत गर्म लग रहा है और मेरा सिर चक्कर खा रहा है। वह अब और खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पति ने समय रहते उसे गले लगा लिया था और उसके कानों में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, चक्कर आ रहा है? ठीक है। उसने अपनी भ्रमित आंखों से देखा, जब ये बाहर आएगा तो ठंड नहीं होगी, मौसम ठंडा हो गया है।
और कमरे में थोड़ी गर्मी है, लेकिन चांगमेई को ठंड से सबसे ज्यादा डर लगता है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यिनरुओ ने तुरंत उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर में तुम्हें और चक्कर आने लगेंगे। जोश से भरी उसकी मुस्कान ने चांगमेई के चेहरे को तुरंत झींगा की तरह लाल कर दिया। लेकिन ये काम नहीं करेगा। वह बिस्तर पर बैठ गई और उसे धक्का दिया। जियाओमी रात में मेरे साथ सोना चाहता है। उसने भौहें सिकोड़ी। वह तुम्हारे साथ लगभग 1 महीने से सो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? एक पल के लिए उसे अचानक अपने बेटे की मानसिकता समझ में आ गई। जब से जियाओमी आई है, उसका कल्याण भी बहुत प्रभावित हुआ है। खतरा। चांगमेई को उसे दूर धकेलना पड़ा। उसने पहले ही अपने होंठ सील कर लिए थे और बड़ा हाथ उसके बाथरोब में घुस गया। चांगमेई ने धीरे से सूंघी और अपने पति की गर्दन को गोल गोल घुमाते हुए उत्साह से जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ! जियायुआन लाओ युआन से चिल्लाया। उसने स्नान किया और अपनी माँ के साथ सोने जा रही थी। घुरघुराहट। यिनरुओ को चांगमेई ने बेरहमी से जमीन पर दबा दिया। उसने उत्सुकता से वादा किया, अपनी बेटी से मिलने के लिए दौड़ी। जियाओमी खुशी से आई। हाँ, मेरी माँ के साथ खुशी से सो रही है। क्या बात है? उसकी पिंडली अभी भी हिल रही थी, लेकिन वह अचानक उछल पड़ी। अगले ही पल उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया। जियाओमी अपने मुलायम बाथरोब में पलटी तो उसने पाया कि उसके पिता वहां थे और उसने थोड़ी उलझन के साथ उसे देखा। आज रात अकेले सो जाओ, यिनरुओ ने आदेश दिया। हम क्यों? जियाओमी चिल्लाए। क्योंकि माँ और पिताजी संभोग करने जा रहे हैं, उसने भौहें सिकोड़कर समझाया। चांगमेई तुरंत शर्मा गई। पति, आप ऐसी अजीब बातें मत करो। गंदा, बेटे ने तुमसे सीखा है। संभोग? जियाओमी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से दोहराया। हाँ, संभोग। जो व्यक्ति माता पिता था वह बिल्कुल भी शर्माया नहीं और उसने ये 2 शब्द गंभीरता से कहे। ओह! जियाओमी का चेहरा अभी भी उलझन में था, लेकिन अपने पिता को देखकर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, तो तुम दोस्त, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हो सकती? चांगमेई ने तुरंत अपने पति को और बेतुके शब्द कहने से रोका और समझाया। जियोमेइगुओ, क्या मेरी माँ कल फिर से जियोमेई के साथ सोएगी? कल नहीं, ये बहुत सस्ता होगा, इस छोटे शैतान। इस सप्ताह नहीं। आह! श्याओमी ने उदास होकर अपनी नाक साफ की और दयनीय रूप से कहा, तो फिर श्याओमी अकेली सोती है और माँ का संभोग समाप्त हो गया है। आपको श्याओमी के साथ सोना चाहिए। चांगमेई ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और वादा किया, ठीक है मम्मी, वादा करती हूँ। जियाओमी रात में अकेली सोती है। बहादुर बनो और डरो मत। ठीक है। यिन जियाओमी, जिसे छोड़ दिया गया था, अपने योकाटा से खड़े होने के लिए संघर्ष करती रही और 3 बार अपने कमरे में वापस गई। खुशी के बाद यिनरुओ ने तुरंत अपनी प्यारी पत्नी को गले लगाया और सो गई। चांगमेई सो नहीं सका। उसके सोते हुए चेहरे को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसके हाथों ने उसकी सख्त नाक और उन काली भौहों को छुआ। वह एक सोते हुए राजकुमार की तरह था। उसका चेहरा कठोर और दया से भरा हुआ था। चांगमेई को वह समय याद आ गया जब वे दोनों पहली बार मिले थे। उस समय वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हमेशा लोगों को विश्वास की भावना देता था। 18 साल की उम्र में चांगमेई अन्य लड़कियों की तरह जीवन शक्ति और युवा से भरी हुई थी। एकमात्र अंतर उसका चेहरा है, जो यूरोपीय कारीगरों द्वारा सावधानी से तैयार की गई सिरेमिक गुड़िया की तरह है, ताकि लोग भीड़ में इसे देखकर कभी भी नजर न हटा सकें। इस वजह से उसे अज्ञात छोटे निर्देशक ने घर से निकाल दिया और उसे अपनी अगली फिल्म में अभिनय करना चाहिए। उस समय माता पिता इसका विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चांग परिवार के वित्तीय संसाधनों को केवल उस निवास को देखकर देखा जा सकता था जो बेबीलोनियन पैलेस की तरह शानदार था। उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस तरह दिखे। निर्देशक ने जिद की और उसे मनाने के लिए यहाँ आया और स्क्रिप्ट को उसके पास छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वह स्क्रिप्ट में नायिका के लिए बनी थी। अगर उसने अभिनय करने से इनकार कर दिया तो वह फिल्म नहीं बनाएगा। उसने स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा। अंदर की कहानी ने उसे एक रात रोने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसके माता पिता निर्देशक के बार बार अनुरोध को सहन नहीं कर सके, इसलिए वह सहमत हो गई। चांगमेई ने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इस बार उसने कोशिश की और उसे लगा कि वह मरने वाली है। सख्त निर्देशक हमेशा एक अभिव्यक्ति के कारण दर्जनों बार आगे पीछे शॉट लगाता था जो जगह पर नहीं थी, और कभी कभी बारिश का शॉट बहुत नकली होता था और उसे संतुष्ट होने में कई बार लग जाता था। हालांकि बाद में ये साबित हुआ कि ये सभी प्रयास और विवरणों की निरंतर पूर्णता सार्थक थी। चांगमेई ने फिल्मांकन के बाद 10 पाउंड से अधिक वजन कम किया और कागज का एक टुकड़ा बन गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस फिल्म ने इतना सनसनीखेज प्रभाव डाला। उस समय वह एक घरेलू नाम बन गई और कई किशोरों के मन में एक देवी बन गई। फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय, उनके खूबसूरत नृत्य और विशेष रूप से उनकी खूबसूरत आंखों से व्यक्त स्नेह ने उन्हें विभिन्न पुरस्कार दिलाए और कम ज्ञात निर्देशक हिट हो गए और अब वे चीन में गोल्ड डायरेक्टर हैं। इस फिल्म की वजह से चांगमेई की जिंदगी उबलने लगी। हालांकि उस समय मनोरंजन रिपोर्टर आज की तरह पागल नहीं थी, लेकिन इसने उसे असहनीय भी बना दिया।
जब उसके माता पिता उसे डिनर पार्टी में ले गए तो उसे उत्साही प्रशंसकों और उत्साहित पत्रकारों ने एक सुनसान सिंड्रेला में जबरन डाल दिया, छत पर पर्दे के पीछे छिपकर भयभीत। काश उसने आह भरी और सफ़ेद धुंध के पर्दे के माध्यम से तारों वाले आकाश को देखा। कुछ लोगों को यह अच्छी बात लगती है, लेकिन वह वास्तव में इस स्थिति से निपटने में बहुत अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कब तक चले जाना चाहिए था, उसने सोचा। अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, कौन है वहाँ? चांद मेई इतनी डरी हुई थी कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए और जवाब देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। थोड़ी देर बाद वह आदमी उसके पास आने में हिचकिचाया। वह घबरा गई, क्या करे, क्या वह अब भाग गई? दुल्हन के पवित्र घूंघट को खोलने और उपहार की अंतिम परत में लिपटे टिश्यू पेपर को खोलने की तरह यिनरुओ ने घबराई हुई आंखों की आखिरी जोड़ी का सामना किया और वह बात करना भूल गया। चांद मेई ने गुस्से में उसे दूर धकेल दिया और भागते समय एक छोटे जानवर की तरह दूर देखने लगी। वह आदमी बहुत असभ्य था, उसने गुस्से से सोचा, उसे क्यों परेशान किया, वो बस पर्दे के पीछे छिप गई। फिर यिनरुओ ने उसके खिलाफ एक भयंकर प्रेम आक्रमण भी किया। उसके पिता चांद मेई के पिता की बाहों में एक पूर्व साथी थे, वह ताइवान में विकसित हो रहे हैं। वह हाल ही में अपने बेटे को मुख्य भूमि पर वापस ले आए। उसके लिए रात का खाना तैयार किया गया था। दोनों पक्षों के माता पिता रिश्ते से संतुष्ट थे, लेकिन चांद मेई ने जोर से विरोध किया, नहीं, मैं अगले महीने 19 साल की हो जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी सगाई नहीं करना चाहती। अब वह स्कूल जाने के लिए मुसीबत में है। अगर सगाई की खबर फिर से आती है तो मीडिया में उबाल आ जाएगा। हालांकि यिनरुओ ने बहुत दृढ़ निश्चय किया हुआ था और वह लगभग हर दोपहर समय पर अपने स्कूल के गेट पर पहुंच जाती थी और पत्रकारों के सामने उसे पकड़ लेती थी। अपनी कार में बैठे हुए चांद मेई थोड़ा असहज था। धन्यवाद, ये पहली बार है जब उसने उससे बात करने की पहल की है जब से वह उसे लेने आया था। अब उसका घोटाला भारी है और यहाँ तक कि यिनरुओ को भी कुछ सताए जाने से उसे अनिवार्य रूप से दोषी बना दिया गया है। कोई बात नहीं, मेरे माता पिता चाहते हैं कि तुम घर पर ही खाना खाओ, उसने विनम्रता से उसे आमंत्रित किया। ओह, चांद मेई ने अपना दिमाग खपाना शुरू कर दिया और मना करना चाहती थी, कह रही थी कि उसका पेट दर्द कर रहा है। नहीं, मैंने कल इसका इस्तेमाल किया था, या मेरी चाची आ रही है, बहुत दूर की बात है। यिनरुओ ने उसकी खराब नज़र को देखा और उसके चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान दिखाई दी। अगर तुम आपत्ति नहीं करोगी तो मैं अपनी माँ को बता दूंगी। ओह ठीक है, चांद मेई ने असहाय भाव से सिर हिलाया। आखिरकार आंटी यिन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और अगर वह हमेशा मना करती रही तो यह अनुचित होगा। यिनरुओ ने घर के गराज में कार पार्क की और उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकली। चांद मेई बेसुध होकर बाहर निकली और वह अपने पैरों पर कदम रखे बिना नहीं रह सकी। आह, उसने धीरे से फुसफुसाया और यिनरुओ की मजबूत बाहों में गिर गई और उसकी शक्तिशाली बाहों ने तुरंत उसे गले लगा लिया। हाथ के मालिक ने फुसफुसाया, सब ठीक है। चांद मेई ने उसे जल्दी से दूर धकेल दिया और उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसे पुरुषों द्वारा उसे छूने से नफरत थी। मैं अकेले जा सकती हूँ, मेरे टोफू को खाने का अवसर मत लो, उसने भौहें सिकोड़ी। यिनरुओ ने कंधे उचकाए। जब टोफू खाया जा रहा था तो वह अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकता था। उसने कभी खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में विज्ञापित नहीं किया। वह शायद ही कभी किसी व्यक्ति को पसंद करता है, और चाहे वह कितना भी शर्मनाक क्यों न हो। हालांकि वह यिनरुओ से नफरत करती है, चांद मेई इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इनके रसोइये द्वारा पकाया गया भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है और वह हर बार अच्छा खाती है। रात के खाने के बाद आंटी यिन ने जल्दी से यिनरुओवन की ओर देखा। अगर ऐसा है तो चांद मेई को बगीचे में ले जाओ और कुछ फल खाओ। मैंने दूध की शराब भी तैयार की है। गर्मियों की शाम में बगीचे में सितारों जैसे जुगनू उड़ रहे हैं। क्योंकि बगीचे में मच्छर भगाने वाले कई पौधे लगाए गए हैं, इसलिए बगीचे में लोगों को मच्छरों के काटने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चांद मेई ने दूध की शराब पी। क्योंकि वह मधुर थी, इसलिए उसने अनजाने में आधी से अधिक बोतल पी ली और उसका पूरा ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल था। तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। जब वह दोबारा पीने जा रही थी तो यिनरुओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके लिए अंदर की शराब पी ली। चांद मेई की सुस्त आंखें ध्यान से बाहर देख रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि यिनरुओ ने उसकी शराब पी ली थी। तुमने मुझे क्यों पिलाया? उसने कमजोरी से, बहुत अनिच्छा से कहा। यिनरुओ उसके पास गया और लगभग हैरान करने वाली आवाज़ में बोला, तो तुम मेरे मुंह से शराब वापस ले सकती हो। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास गया जिसके बारे में वो सोच रहा था, अपनी उंगली को सावधानी से छूते हुए गाल। चांद मेई को लगा कि वह बहुत नशे में होगी, वरना उसने उसे दूर क्यों नहीं धकेला। लेकिन यिनरुई के दूध और शराब के मीठे स्वाद ने उसे लुभाया और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास जाने दिया। यिनरुओ की लंबे समय से चली आ रही जिद का आखिरकार सबसे अच्छा प्रतिफल मिला। वह चुंबन को गहरा करता रहा, उसे अपनी जीभ से उलझाने के लिए मजबूर करता रहा, जब तक कि उसकी आंखें उसकी बाहों में सिमट नहीं गईं। उसने अपनी बाहों में छोटी औरत को देखा और गूंगेपन से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
चांग मेई का अस्त व्यस्त दिमाग थोड़ा साफ हुआ क्योंकि बगीचे में पुदीने की ठंडी खुशबू अचानक उसके मुंह में आ गई। वह क्या कर रही थी? यिन रुओ मुस्कुराया और उसके होठों पर एक चुंबन छापा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने उसके सामने खड़ी छोटी महिला को स्नेह से देखा। चांग मेई चिल्लाई और उठ बैठी। शराब ज्यादातर समय शांत थी। हे भगवान, उसका पहला चुंबन, उसका पहला चुंबन, उसका पहला चुंबन इस घिनौने आदमी ने छीन लिया। ये बड़ा रेत का सुअर, यह मरा हुआ गुंडा, ये तारांकन 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 बंदर। उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारे और अपने सामने वाले आदमी को बुरी तरह पीटा, जबकि उसके दिल में शाप के लिए जोर से चिल्लाया। यिन परिवार और पीछे छिपे नौकर लगभग हंस पड़े। उन्होंने कभी यिन रुओ को इतना खाते नहीं देखा। तारांकन 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 बंदर, ये शीर्षक बहुत शानदार है। उस घटना के बाद चांग मेई शर्मिंदा और पछतावे में थी और उसने कभी यिन रुओ को देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह पत्रकारों से लगभग घुट गई थी, लेकिन ये यिन रुओ के साथ कार में होने से बेहतर था। वह नहीं जानती थी कि उसका सामना कैसे करना है। वह आदमी जो हर बार गाड़ी चलाते समय उड़ जाता था, अशांति से घिरी छोटी महिला को देखता था। धिक्कार है, वह ऐसा नहीं सोचेगी, इसलिए तुम उससे छुटकारा पा सकते हो। उसने माल का स्वाद चखा है और उसे वापस करना असंभव है। उसने दूधिया, सुगंधित शराब के चुंबन को याद किया और अपने हाथ के पीछे से अपने होठों को सोच समझकर रगड़ा। ये औरत उसकी है, वह उसके साथ अकेले ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। यिन रुओ एक ऐसा व्यक्ति है जो मनोरंजन पर कम ध्यान देता है, लेकिन उसने चांग मेई की फिल्म अभिनेत्री को करीब से देखा और किसी भी शॉट को जाने देने से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग और ताइवान रोमांस का अंत www.hjw.tw। जब भी उसकी उदास, भ्रमित आंखें मत्स्यांगना की तरह स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, तो उसका दिल बुरी तरह से कांप उठता है। केवल वह जानता है कि वास्तविक जीवन में चांग मेई कैमरे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा चुस्त और थोड़ी बर्बर है। जितना अधिक वह उसे छूता, उतना ही वह जुनूनी हो जाता और खुद को छुड़ाने में असमर्थ हो जाता। इस भावना का विजय या चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसलिए कि जब आप उसके साथ होते हैं तो आपको हमेशा यह वही है कि भावना होती है। उसकी ताकत और कमजोरियां, एक मुस्कान उसे अपने दिल में इतनी स्पष्ट रूप से याद दिलाती हैं। वो उससे प्यार करता है। उस दिन स्कूल में सुबह सुबह चांग मेई स्कूल के प्रशंसकों से छिपकर निकल गई और स्कूल के बाहर लोगों से पीछा छुड़ाने के तरीके सोचने लगी। हो, सौभाग्य से आज कोई रिपोर्टर नहीं आया। उसे राहत मिली और शायद उसने सोचा होगा कि वह इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। चांग मेई, उसके पीछे से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। यह उसकी कक्षा का एक पुरुष छात्र था, लेकिन वह हर समय लोगों को याद नहीं रखती थी। उसके सामने वाला व्यक्ति उसे केवल एक सहपाठी का आभास दे रहा था। ओह, हे, हेलो, उसने थोड़ा अजीब तरीके से कहा। चांग मेई, आज स्कूल जल्दी जाना है। यिन रुओ मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ, मानो वह हवा से बदल गया हो। चांग मेई आगे पीछे लड़खड़ाते हुए हकलाते हुए बोला, तुम भूत हो। यिन रुओ ने अपनी भौहें उठाईं और इस बात से सहमति जताते हुए कहा, चलो, तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊं। आज रात तुम अपनी पसंदीदा दूध वाली शराब पियो। उसने जानबूझकर आखिरी दो शब्दों को हल्का बनाया और उसे उस दिन के दृश्य के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। चांग मेई इतनी शर्मिंदा थी कि उसके कान गुलाबी हो गए। उसने उस लड़के को खींच लिया जिसने अभी उससे बात की थी और कहा, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊंगी, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यिन रुओ ने उस अस्पष्ट आदमी को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं किया। उसने लड़के की बांह पकड़ी। मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ, तो मुझे फिर से परेशान करने मत आना। और वह पुरुष छात्र गुस्से में उसके साथ था। यिन रुओ ने कुछ देर तक चांग मेई की दोषी अंतरात्मा को घूरते हुए कहा, ठीक है, तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। मुड़कर वह चला गया। चांग मेई ने सोचा कि वह इस पर अड़ा रहेगा और उसे परेशान करने के लिए कुछ अजीब बात कहेगा, लेकिन वह बस चला गया। अचानक उसे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ और ऐसा लगा कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। हालांकि यिन रुई को फेंक दिया गया था, लेकिन वह खुश नहीं थी। परिवार ने सोचा कि यिन रुओ उसे लेने आए हैं और उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहा। चांग मेई हताशा में चली गई। उसे टक्कर मारना बेहतर होगा। फिर वह पलटी और पाया कि लड़का वास्तव में उसका पीछा कर रहा था। चांग मेई हैरान रह गई, केवल ये याद करने के लिए कि वह उस समय खुद से कुछ कहना चाहता था, और वह थोड़ा दोषी महसूस करते हुए चली गई और कहा, धन्यवाद, अभी जो हुआ वह वास्तव में असभ्य है। मैं आपसे पूछना भूल गई कि क्या मामला है। वह आदमी बहुत चालाकी से मुस्कुराया, चांग मेई, मैं आपका वफादार प्रशंसक हूँ। मैं आपको फिल्म देखने जाने से पहले ही पसंद करता था। दरअसल मैं आज आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार कर सकती हैं। उपहार? चांग मेई थोड़ी शर्मिंदा थी। हालांकि उसके सामने वाला लड़का बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन हर हरकत से उसे सहज महसूस हो रहा था। यिन रुई की तरह किसी तरह की जबरदस्ती के साथ नहीं। लड़के ने इधर उधर देखा और कहा, चलो अब यहाँ खड़े नहीं रहते। अगर तुम पहचान लिए गए तो परेशानी हो जाएगी।
उसने सामने वाली गली के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं वहां जा सकता हूं? मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा और फिर चला जाऊंगा। तुम फिर से बाहर आओ ताकि तुम्हें गपशप या किसी भी चीज की चिंता न करनी पड़े। चांग मेई उस लड़के की विचारशीलता से प्रभावित हुई। उसने सिर हिलाया और उसके साथ सड़क पार कर गई। यिन रुई, वह लड़का, हमेशा ऐसा ही दिखाई देता था। वह नहीं जानता था कि संदेह से कैसे बचना है और नहीं जानता था कि क्या कम महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में एक बुरा और तेजतर्रार आदमी है। पहले इसे मत देखो। लड़का शर्मा गया। क्या तुम पहले अपनी आंखें बंद कर सकते हो? मुझे लगता है कि इसे अचानक बाहर निकालना ज्यादा मजेदार होगा। चांग मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे डर है कि यह एक छोटे जानवर जैसा जीवित प्राणी है। उसकी नाक में मीठी गंध आ रही थी और वह बोलने ही वाली थी, लेकिन उसे अपने शरीर में नरमी महसूस हुई और उसके पैर कांपने लगे। चांग मी ने डरकर अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसे हो रहा है? वह घबरा गई, लेकिन आखिरकार वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके कान में एक आवाज़ आई, चांग मेई, मेरे साथ चलो, तुम मेरी हो। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोती रही और चांग मेई जाग गई। उसे सिर्फ सिर में दर्द महसूस हो रहा था। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटियों को रगड़ने की कोशिश की। मैं क्यों नहीं चल सकता? उसके हृदय में एक उत्साह और अस्त व्यस्त मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि वह वास्तव में बिस्तर पर लेटे हुए एक बड़े पात्र से बंधी हुई थी। इस समय एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, चांग मेई जाग रही हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। उसने अपना सिर घुमाया। यह वही लड़का था जिसने उसे उपहार दिया था। चांग मेई डर कर चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? मुझे छोड़ दो। शश, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, फोन मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुमने मुझे जाने दिया। तुम विकृत हो। ये कहाँ है? तुमने मुझे जाने दिया। वह, जिसे कभी उसके माता पिता ने नहीं पकड़ा, उसने ऐसी बात का अनुभव किया है और शांत रहना असंभव है। चुप रहो। लड़के ने बिस्तर से चाकू निकाला। अगर तुमने मुझसे दोबारा पूछा तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। चांग मी की आंखों में आंसू आ गए और वह कांप उठी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, तुम मुझे जाने दो। तुम जितना चाहो, मेरे माता पिता तुम्हें दे देंगे। लड़के के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभरी। नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। चांग मेई, हम भविष्य में यहाँ रहेंगे, सिर्फ हम दोनों, क्या तुम्हें ठीक लगता है? चांग मेई भले ही सरल थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत खुद को शांत किया और कहा, लेकिन मेरे माता पिता मेरे बारे में चिंता करेंगे। बेहतर होगा कि तुम और मैं माँ और पिताजी से मिलने वापस जाएं और मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं और हम साथ मिलकर खुश रह सकें। नहीं। लड़के का चाकू फिर से उसकी गर्दन के करीब था और उसकी आंखों में उलझन भरी नजर थी। मुझे सिर्फ हम दो चाहिए, बस हम दो ही हैं। चांगमी की गर्दन पर एक तेज ब्लेड से वार किया गया। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। ठीक है, पहले अपना चाकू नीचे रखो, चलो धीरे से। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। ठीक है, यह एक अच्छा लड़का है। वह संतोषपूर्वक बैठ गया। मैं चांगमी पर दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? मैंने वाइन डिनर तैयार किया है। चांग मी ने अनिच्छा से अपने कंधे से अपने चेहरे पर आंसू पोंछे और सिर हिलाया। ठीक है, जब तक वो उस रस्सी को खोल सकती है जिसने उसे बांधा था, वो यहाँ स्थान को देख सकती है और भागने की कोशिश कर सकती है। हालांकि लड़के ने उसे अनलॉक नहीं किया, लेकिन सिर्फ बिस्तर पर एक समृद्ध रात का खाना लाया। आप जानते हैं, मैंने इस दिन के लिए कब से इंतजार किया है। मुझे पता है कि आप उस आदमी से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने आज जानबूझकर आपको बचाया। चांगमी, वो आपके लायक नहीं है, केवल मैं ही आपके जीवन का प्रेमी हूँ। उसका विश्वास जीतने के लिए चांग मेई केवल आंसू के साथ ही ये खाद्य पदार्थ खा सकती थी। उसने प्रार्थना की कि उसके माता पिता जल्दी से उसे ढूंढ लें और पुलिस को बुलाएं। ठीक है, डेट खत्म हो गई है। लड़का संतुष्ट था। नीचे चलो शादी करते हैं। चांग मेई के हैरान भाव की परवाह किए बिना उसने एक छोटा सा काला मखमली डिब्बा निकाला। यह वह पैसा है जो मैंने काम करके कमाया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। उसने एक छोटी सी हीरे की अंगूठी निकाली और उसे उसकी अनामिका में पहना दिया। तो चांगमी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसके खूबसूरत चेहरे के पास मुड़कर मुस्कुराया। हाथ उसके सुंदर शरीर को सहलाने लगे। चांगमी गिरने ही वाली थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगर वह वाकई चाहता था कि हुआ है तो उसे मर जाना चाहिए। यह वाकई अजीब है। वह व्यक्ति जिसके बारे में वह सोचती है, इस समय इतना निकट क्यों है? वह वास्तव में उसे याद करती थी। काश वह आसपास होता, वह उसे देखना चाहती थी। इस समय बाहर दस्तक हुई। लड़का ठंडा लग रहा था और चाकू चांग मेई की गर्दन तक पहुंच गया था। मुझे मत बुलाओ, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा। चांग मेई की चीख उसके गले तक आ गई। बाहर से कोई चिल्लाया, सर, आप पास्ता ऑर्डर करें। लड़का सजगता से झिझका और चांग मेई के मुंह को बंद करने के लिए तौलिया खींच लिया। चुप रहो बच्चे, अन्यथा वह जीवित नहीं रह पाएगा।
उसने मुस्कुराते हुए चाकू को अपने पीछे छिपा लिया और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। दरवाजे में सिर्फ एक छेद था और उस पर एक सुनहरा चेन लॉक लटका हुआ था। बाहर खाना पहुंचाने वाला बड़ा लड़का नारंगी रंग के डिलीवरी कपड़े पहने हुए था और उसने खुशी से कहा, मिस्टर जू, आपका पास्ता 20 पीस और 5 बाल का है। मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया था। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ी। अच्छा, लेकिन देखो, क्या इस ऑर्डर पर तुम्हारा पता नहीं लिखा है? कुरियर वाले ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया। उसने उसे ले लिया और इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाता, साइड में लगा एक बड़ा सा इनले दरवाजे के छेद में घुस गया और दरवाजे के लॉक को बुरी तरह से काट दिया। खाना देने वाले आदमी ने लात मारकर दरवाजा खोला और जोरदार झटके से लड़का जमीन पर गिर गया। लड़के को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह पीछे मुड़कर पीछे के कमरे में भाग गया, लेकिन यिनरुओ ने तुरंत अपना चिमटा लहराया और उसके सिर पर सटीक तरीके से वार किया। वह बिना किसी गुनगुनाहट के जमीन पर गिर पड़ा। झांग चेनिक्सी ने खाना देने के लिए अपनी टोपी उतारी और रोमांच से कहा, सौभाग्य से वह एक नौसिखिया है। इस बार तुम मुझे कैसे चुकाओगे? वह अपने पुराने दोस्त को गले लगाने से पहले ही ताइवान से वापस आ गया, इससे पहले कि वह हीरो को बचाने के लिए कार में फंस जाता। यह अफसोस की बात है कि मेई एक अच्छे दोस्त के लिए तैयार था और उसका हीरो खो गया। अलार्म। यिनरुओ के पास अपने दोस्त की शिकायतें सुनने का समय नहीं था। वह जल्दी से अंदर के कमरे में भागा और चांग मेई को आश्चर्यचकित पक्षी के रूप में देखा। उसे तुरंत रोते हुए देखा। उसने जल्दी से उसके मुंह से रुमाल हटाया और चांग मेई तुरंत चिल्लाई, यिनरुई, तुम आदमी, तुम यहाँ क्यों आए? उसने अपने मुक्त हाथों को वापस पा लिया और उसके सामने वाले आदमी को मारा, उसके बारे में कुछ भी जाने बिना। अखबार का मतलब, तुम कमीने, मेरे पीछे क्यों नहीं आते? क्यों? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यिनरुओ ने उसे कसकर और व्यथित होकर गले लगाया। हाँ, मैं एक कमीना हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, ये फिर कभी नहीं होगा। चांग मेई, मुझे माफ कर दो। चांग मेई का शरीर डर के मारे झुक गया था। उसकी आखिरी ताकत उसे पीटने की वजह से खत्म हो गई थी और उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने एक रुमाल निकाला और धीरे से उसकी गर्दन पर लगे खून को पोंछा, उसके घाव को धीरे से चूमा। क्या ये दर्द कर रहा है? दर्द हो रहा है। उसकी बाहों से एक छेड़खानी जैसी आवाज आई। असल में दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो दर्द हुआ। मैं तुम्हें घर ले आया, तुम्हारे पिता और माँ ने मुझे लगभग मार ही डाला। वह धीरे से मुस्कुराया और उसके डर को दूर करने के लिए कुछ आसान कहा। उसकी बाहों में छोटी महिला हिल गई और उसे स्नेह का एहसास कराया। यह उसकी उम्मीद से परे था कि वह घायल हो जाएगी। जमीन पर पड़े आदमी की मौत और भी बुरी हुई। अगर चांग मेई ऊपर देखती तो उसे यिनरुओ जी की अभिव्यक्ति अजीब लगती। वास्तव में, हालांकि उस समय उसे ले जाया गया था, वह उसके पीछे छिपता रहा। वह अपने पिता के साथ कई सालों से मॉल में है और वह अभी भी बहुत सटीक है। आदमी को एक समस्या है, लेकिन जब झांग चेनिक्सी ने चिकन के खून को मारा और लोगों को बचाने के लिए दौड़ा तो उसने उसे पकड़ लिया, क्योंकि यह सबसे अच्छा समय नहीं था। ये छोटी महिला बहुत जिद्दी है, उसे बचाने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करना बेहतर है, अन्यथा वह केवल गधे के जिगर और फेफड़ों के रूप में उसकी दयालुता का इलाज करेगी। ओह, ये कहना कि वह बेशर्म है, कि वह काला है, कि वह बहुत क्रूर है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, प्यार में दिमाग की जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि यह अच्छी तरह से काम कर रहा है। केवल एक बात है जिसके बारे में वो पूरी तरह आश्वस्त है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। झांग चेनिक्सी ने मिठास में दोनों को देखा, अपनी कलाई को बेवजह रगड़ते हुए। उस समय दोस्त इतना घबरा गया था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था और उसकी कलाई लगभग मुड़ी हुई थी, लेकिन उसे लोगों को बचाने की अनुमति नहीं थी। अगर उसकी अपनी पत्नी ने उसके बाद, जब उसे पता चला कि वह आदमी गलत था, तो उसने उसे वापस मुक्का मारा। हालांकि, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, अगर आप उस समय सड़क पर चांग मेई को बचाते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि न केवल वह उसकी देखभाल करने की पहल नहीं करेगी, बल्कि वह उसे डांटेगी भी। वह ठंड से लड़ने में मदद नहीं कर सकता था, और यिनरुओ एक आदमी था, कभी कभी थोड़ा डरावना। यिन शियाओमी का बदला लागू नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कि वह यह नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि उसका होमवर्क उसे पागल कर रहा है। ये पता चला कि जब वह अनाथालय में थी तो उसे केवल पागल खेल के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत थी, लेकिन अधिकांश माता पिता अपने बच्चों की पूर्व स्कूली शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे। कक्षा का हर छात्र इसमें अच्छा था, केवल एक चीज जो इसमें अच्छी थी, वह थी केवल एक चक्कर बचा था। दोपहर में झांग बो को घर जाना था और शियाओमी सिर्फ यिन ज़ेफेई के साथ जा सकती थी। जोर लड़की को www.ck101.tw वेबसाइट पर जाना चाहिए। वह स्विमिंग पूल के प्रवेश द्वार पर टहलती हुई गई और देखा कि अंदर का कांच धुंधली भाप से भरा हुआ था। कोई नहीं दिख रहा। वह कांच के दरवाजे पर लेटी हुई थी, पलकें झपका रही थी और आंखें सिकोड़ रही थी। छोटे लड़के, तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्विमिंग पूल वाले अंकल बाहर निकले, उनकी आंखें चमक उठी। कितना प्यारा सा बच्चा था। उन्हें नहीं पता था कि तरबूज जैसे हेयर स्टाइल वाला कोई बच्चा इतना प्यारा हो सकता है। नमस्ते दादाजी, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। उसका नाम यिन ज़ेफेई है।
जियाओमी के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने भाई को ढूंढ रही है, लेकिन वह मरने के लिए आई थी। तुम ज़ेफेई के भाई हो, ये बहुत प्यारा है। अभी अंदर आओ, वे अभी प्रशिक्षण समाप्त कर लेंगे, तुम बैठो और उसका इंतजार करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ेफेई का भाई उसके जैसा होगा। किसकी तरह? दादाजी के दिमाग में विचार को आधा है ना, ज़ेफेई की माँ चांगमेई नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल चांगमेई की नकल है। जियाओमी उदास होकर अंदर चली गई, कुछ तो इसलिए क्योंकि वह यिन ज़ेफेई के साथ घर जाना चाहती थी, और कुछ इसलिए क्योंकि इस बार उसके परीक्षा परिणाम ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। उसे याद आया कि युआन बहुत ज़्यादा नहीं सुनता था, लेकिन उसे हमेशा 100 अंक मिलते थे, और उसके, हालांकि रिपोर्ट कार्ड में 0 है, लेकिन उपसर्ग 7 या 8 है। उसने बहुत सारे कागजात छिपाए हैं, और मुझे लगता है कि वह बाद में इसे छिपा नहीं पाएगी। बालों वाले शीशे के माध्यम से जियाओमी स्विमिंग ट्रंक में एक पुरुष छात्र को पूल के चारों ओर घूमते हुए देख सकती थी। उसकी मां के अनुसार यिन ज़ेफेई का प्रदर्शन हमेशा ग्रेड में प्रथम रहा है, और वह राष्ट्रीय युवा तैराकी प्रतियोगिता की चैंपियन भी है, और तलवारबाजी टीम की एक का भी है। वह गो में भी अच्छी है, और पेंटिंग में भी माहिर है। जियाओमी वाकई उलझन में है। कोई एक साथ इतने सारे काम कैसे कर सकता है? उसे लगता है कि वो सारा होमवर्क कर सकती है। बच्चों, इसे देखो, क्या ये तुम्हारी माँ है? इंटरनेट से कंप्यूटर पर देखने वाले चाचा को लोकप्रिय स्वान वीडियो मिला जो उनके लिए प्रसारित किया गया था। जियाओमी ने दिलचस्पी से उठाया, है ना? सच में माँ? वह आश्चर्य से स्क्रीन को देखती रही। स्क्रीन पर माँ बहुत खूबसूरत थी, एक लंबी सफ़ेद पोशाक पहने, एक पवित्र हंस की तरह। फिल्म आज भी कथानक और शूटिंग की तरह ही त्रुटिहीन है। माँ एक स्टार है, उसे यह नहीं पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब मेरी माँ बाहर जाती है तो उसकी वापसी दर इतनी अधिक होती है। जियाओमी अपनी मां की सुंदरता से दंग रह गई और एक पल के लिए स्क्रीन को देखती रही। इस बिंदु पर तैराकी टीम का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। लड़के शॉवर लेने के लिए लॉकर रूम में चले गए। चाचा ने जल्दी से वीडियो विंडो बंद कर दी। थोड़ी देर बाद यिन ज़ेफेई ने अपने गीले बाल पोंछे और बाहर आया। जियाओमी को देखकर उसके मुंह का कोना हिल गया, लेकिन उसने हल्के से कहा, चलो चलें। जियाओमी ने उससे भी ज्यादा चिकोटी काटी, लेकिन चाचा को अलविदा कहा और आज्ञाकारी रूप से उनके साथ बाहर चली गई। चाचा ने दो अजीब लोगों को अजीब नजरों से देखा। भाइयों का रिश्ता संकट में लग रहा था। यिन जे ने दौड़कर शेड की ओर साइकिल को बाहर धकेला और देखा कि यिन शियाओमी अपनी तैराकी टीम के भाइयों से गर्मजोशी से बात कर रही थी। लड़कों के एक समूह ने उसे घेर लिया और खुशी खुशी इस प्यारे छोटे लड़के को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आपकी आयु कितनी है? क्या मेरा भाई सुंदर है? तुम यिन ज़ेफेई की छोटी बहन हो। ऐसी बात नहीं है। क्या तुम बड़े होकर अपने भाई की बहन के पति बनोगे? जियाओमी अभी भी जानवरों के साथ बात करके बहुत खुश थी। नहीं भाई, मैं एक लड़की हूँ। यिन ज़ेफेहान ने साइकिल चलाते हुए अपना चेहरा सिकोड़ा और कहा, ऊपर आओ। जियाओमेई बिजली के झटके की तरह भीड़ से बाहर कूद गई, अनाड़ी ढंग से अपनी कार में चढ़ गई, और तुरंत एक दयालु लड़का उसे गले लगाने के लिए आया। धन्यवाद। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाती, यिन ज़ेफेई ने साइकिल चलाना छोड़ दिया, जिससे वो लगभग डूब गई। यह आदमी बहुत बदमिजाज है। जियाओमी ने उसकी जर्सी पकड़ ली और पीछे से कई तरह के मुंह बनाए। किशोर की साइकिल व्यस्त शहर के बीच से गुजरी। लालटेन की शुरुआत में ठंडी रात की हवा उसके ताज़ा बालों से गुजरी, जिससे शैम्पू की खुशबू आ रही थी। क्योंकि वह बहुत तेज चला रहा था, इसलिए उसके स्पोर्ट्सवियर दोनों तरफ से उभरे हुए पाल की तरह दिख रहे थे। जियाओमी को आने वाली हवा ने एक गंदे बिजुका की तरह उड़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई के कपड़े ब्रा की तरह उड़ गए हैं। चीख! एक कठोर, तेज ब्रेक, वो उसकी ठोस पीठ से टकराई। किशोर ने उसे नरभक्षी नज़र से देखा। क्यों रुके? उसने अपनी नाक रगड़ी। लाल बत्ती, उसने संक्षिप्त रूप से कहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, इसे पकड़ो, मैं सवारी करने जा रहा हूँ। यिन शियाओमी पहली बार बात करने में विफल रही, लेकिन निराश नहीं हुई। किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए आपको पहले उसका विश्वास हासिल करना होगा। उसके विचार उसकी मां की ओर बह गए, जो वास्तव में एक सेलिब्रिटी थी। बहुत अद्भुत, लेकिन उसे क्यों नहीं बताया? किशोर की कार के पीछे एक छोटी लड़की थी। दोनों चुप थे और उनके कानों में केवल हवा की सीटी बज रही थी। यद्यपि एक दूसरे के पक्ष में कमी है, बाहरी व्यक्ति के नजरिए से यह अप्रत्याशित सद्भाव है। ठंड बढ़ती जा रही थी और नवंबर का महीना था। थैंक्सगिविंग डे पर प्राथमिक विद्यालय के छात्र दोपहर की छुट्टी ले सकते हैं। सुंदर अंग्रेजी शिक्षक ग्रीटिंग कार्ड का एक ढेर लाता है और धीरे से कहता है, बच्चों, आज थैंक्सगिविंग है। आप इस ग्रीटिंग कार्ड पर कृतज्ञता के कुछ शब्द लिख सकते हैं और फिर जल्दी घर जाकर इसे मेरे माता पिता को दिखा सकते हैं। उसने ग्रीटिंग कार्ड भेजा और ब्लैकबोर्ड पर थैंक्सगिविंग के शब्द लिखने के लिए मुड़ा। मैंने अभी सुबह की कला कक्षा में आभार चित्र बनाया है। जियाओमी ने अपनी पेंटिंग निकाली और ऊपर के लोग भूत जैसे थे। उनके बगल में दो बड़े और विकृत डैडी लिखे हुए थे। खैर, पिताजी को ग्रीटिंग कार्ड लिखना बेहतर है, ताकि शायद अगली बार जब वे मिलें तो वह उसे सोने की अनुमति दे।
झांग बो के नेतृत्व में जियाओमी की बेटी जियाओमी ने सीधे येन रुओ की कंपनी को अपनी पितृभक्ति भेजी। कार्यालय में येन रुई अगली बैठक के लिए सामग्री तैयार कर रही थी। सचिव वेन जुवान ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर आया। जनरल येन, ये दक्षिण पूर्व एशिया से एक घोषणा पत्र है। वह एक अच्छी दिखने वाली युवा महिला है, मिलनसार आकृति, जानबूझकर कम शर्ट। जब वह झुकी तो एक आकर्षक गली दिखाई दी। हालांकि येन रुओ ने अपना सिर भी नहीं उठाया, बस कहा, पहले इसे जाने दो। वो थोड़ी निराश हुई और धीरे से बोली, क्या राष्ट्रपति येन के लिए और कुछ है? नहीं। उसने बस ये 2 शब्द बोले। मैनिफेस्ट चेक किया और भौहें सिकोड़ लीं। बहुत सुंदर लग रहा था। ये सच है कि पुरुष तब सबसे आकर्षक लगते हैं जब वे गंभीर होते हैं। वेन जुवान को बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, एक बच्चा मिसाइल की तरह अंदर आया और लगभग उसे गिरा दिया। पिताजी। जियाओमी ने अपनी छोटी बांह हिलाई और अपने पिता के पास भागी। येन रुओ तुरंत हैरान हो गई। जियाओमी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम आज क्लास में नहीं जा रही हो? आज थैंक्सगिविंग है। टीचर चाहती हैं कि हम माता पिता को उपहार दें। उसने एक बड़े मरमोट की तरह स्कूल बैग में से अपनी मुड़ी हुई पेंटिंग और खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड निकाले। झांग बो ऑफिस में सोफे पर बैठ गया, वेनजुआन द्वारा दी गई चाय ली और मुस्कुराया। ये बच्चा अभी भी पुत्रवत है। मेरा पोता इतना अच्छा नहीं है। क्या वह खुश नहीं है? येन रुओ ने उस व्यक्ति को देखकर असहाय होकर मुस्कुराया जो बैल और घोड़े की तरह दिखता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा उसे उपहार देगा। उसे हमेशा लगता था कि जियाओमी चांगमेई के ज्यादा करीब थी और वह चिंतित थी कि उसका सामना ऐसे दत्तक पिता से हुआ था। उससे डरो, इसलिए मैं कभी भी बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन वह गलत लगता है। यह ऊर्जावान छोटा लड़का बिल्कुल आशावादी है। वेन जुवान ने जियाओ मेई के चेहरे को देखा, जो बिल्कुल चांग मेई के समान था, और उसके दिल में थोड़ा उदास महसूस करने में मदद नहीं कर सका। जब उस महिला को फिर से बच्चा हुआ तो उसे पता भी नहीं चला। हालांकि यह एक सितारा है जो बहुत गुस्से में है। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि इन हमेशा ऐसी बुद्धिहीन महिला की देखभाल कैसे करती है। संवेदनशील बच्चे ने तुरंत ही उसकी बुरी आंखों को पहचान लिया। उसने वेन जुवान की ओर देखा और जोर से कहा, आंटी, आपकी आंखें बहुत भयानक हैं। वो क्यों है? वेन जुवान जल्दी से हंसे। छोटे आदमी ने क्या कहा? क्या चाची भयानक है? जियाओमी की नज़र उसकी बहुत कम नेकलाइन पर गई। पूरी तरह से मासूम। हाँ, यह इसलिए हो सकता है क्योंकि चाची का मेकअप बहुत मोटा है। यह बहुत डरावना लग रहा है। जियाओमी की माँ बिना मेकअप के सुंदर है। चाची, आपकी छाती यह एक बट की तरह है। यह बहुत गोल है। येन रुओ को तुरंत अपने अधीनस्थों के कपड़ों का एहसास हुआ और तुरंत डांटा, बटन लगाओ। ये कैसा दिखता है? वेन जुवान शर्मा गई और अपने बटनों को कसते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। झांग बो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह महिला चांगमेई से लोगों को खोदना नहीं चाहेगी। फिर उसकी इच्छाधारी सोच थोड़ी गलत थी। येन रुई मॉल में साजिशों का आदी था। उसे महिलाओं की आंखों से बहुत नफरत थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि चांगमेई तक पहुंचने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने उन सभी को देखा। येन रुओ ने तुरंत जियाओमी के छोटे सिर को छुआ। जियाओमी को धन्यवाद, पिताजी को ये पसंद आया। हालांकि ग्रीटिंग कार्ड पर शब्दों की वर्तनी अभी भी गलत थी, लेकिन वो बहुत चिंतित था। उन्होंने कार्यालय में लगे फोटो फ्रेम को हटा दिया, सजावटी पेंटिंग्स को बाहर निकाला और गंभीरतापूर्वक जियाओमी की पेंटिंग्स को उसमें रख दिया। वाह, जियाओमी की पेंटिंग्स कला के बेहतरीन नमूने हैं। छोटा लड़का ऊपर देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह की अजीबोगरीब पेंटिंग की वजह से ठंडे दफ्तर में एक गर्म माहौल बन गया है। जियोमेई निश्चित रूप से भविष्य में एक कलाकार बनेगा। झांग बो ने छोटे लड़के के घोड़े के पिछवाड़े को थपथपाया। चाचा झांग, दोपहर को साथ में लंच के लिए बाहर चलो, फिर आप जियाओमी को वापस भेज देंगे। येन रुओ ने तुरंत अपनी बेटी को उठाया। क्यों? छोटा लड़का अभी भी इतना हल्का था। बाहर खाने के लिए और क्या चाहिए? मैं लंबे समय से कंपनी के कैफेटेरिया में नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी इसकी याद आती है। बस यहीं खाओ। क्या जियाओमी दादाजी के साथ कैफेटेरिया में खाना खाने आएगी? उसे हमेशा शर्म आती थी और उसकी भरपाई के लिए उसने अपने तरीके बदल दिए, लेकिन अब वह पेशेवर नैतिकता वाला एक छोटा सा ड्राइवर है। जियाओ मेई, जिसकी आंखें अभी भी उसके काम पर लगी हुई थीं, ने अनुपस्थित भाव से सहमति व्यक्त की। दोपहर के समय स्टाफ कैफेटेरिया में जियाओमी को तरह तरह के खाने से भर दिया गया। येन रुओ ने तुरंत कहा, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है तो पिताजी तुम्हारे लिए लाएंगे। अब उसे भी थोड़ा पक्षपातपूर्ण महसूस हो रहा है। अगर यह ज़ीफेई है तो उसे जाने देना चाहिए। जियाओमी ने अपने मुंह में केचप भर लिया और संतुष्ट दिख रही थी। झांग बो ने जल्दी से कहा, जियाओमी, धीरे धीरे खाओ, पकड़े मत जाना। और येन रुओ ने चुपचाप एक पेपर तौलिया पिया और अपने मुंह से सॉस पोंछा। हालांकि कर्मचारी खाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। महिला सहकर्मी उत्साह से फुसफुसाती हुई बोली, हे भगवान, ये तस्वीर बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और मार्मिक है। ठंडा सौम्य आदमी कभी कभी सामान्य सौम्यता से ज्यादा मोह दिखाता है। बस, वह छोटा लड़का बहुत खुश है।
अगर मैं राष्ट्रपति यिन को एक बार ऐसा व्यवहार करने दे सकूं तो यह मौत के लायक होगा। ऐसे मासूम चुटकुलों ने सभी को हंसाया है। ठीक है, राष्ट्रपति यिन द्वारा सुने जाने पर आपका बोनस काट लिया जाएगा। वो बच्चा लड़का है या लड़की, ये तो श्रीमती चांग मेई जैसा दिखता है। हाँ हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पुरुष हो या महिला, जब तुम बड़े होगे तो तुम अवश्य ही सुंदर बनोगे और शायद एक बड़े स्टार भी। मैं सहमत हूँ, श्रीमती चांग मेई एक अप्रतिम क्लासिक हैं, मेरे मन में देवी हैं। केवल वेन जुवान ही बच्चे की लंगड़ाहट पर नाराज दिखी। इस बदमाश ने वास्तव में राष्ट्रपति यिन के सामने उसका चेहरा खो दिया और उसे भविष्य में अच्छा दिखना चाहिए। उसने अपने सहकर्मियों को वहां चांग मेई की सराहना करते हुए सुना और वह अपने दिल में और भी शर्मिंदा थी, लेकिन उसे स्वीकृति का इशारा करना पड़ा। अंत में सभी ने निष्कर्ष निकाला, जोंग यिन वास्तव में एक अच्छा आदमी है जिसे एक सदी से कभी नहीं देखा गया है। हाँ, ये सचमुच अच्छा आदमी है, उसे यह अच्छा आदमी अवश्य मिलेगा। यिन जियाओमी, मेरे कार्यालय में आओ। पुस्तक का अंत, हांगकांग और ताइवान का रोमांस www.hjw.tw। माओ रुयिंग ने कक्षा के दरवाजे पर सख्ती से कहा। जियाओ मेई के पैर नर्म थे और वह बहुत डरी हुई थी। सोंग युआन्युआन की आंखों में सौभाग्य की झलक थी और वह यहाँ तक चाहती थी कि वह बच जाए। एक सेमेस्टर खत्म होने से पहले सोंग युआन्युआन ने बहुत वजन कम कर लिया और उल्लू फिर से मोटा हो गया। जियाओमी ने उसे अपनी डेस्क पर बैठने के लिए संघर्ष करते हुए देखा और सोचती रही कि कहीं वो फंस न जाए। देखो, इस बार तुमने कितना गलत लिखा, पूरी क्लास ने तुम्हें सबसे बुरा माना। उसने शियाओमी की डिक्टेशन बुक उसकी ओर फेंकी और गुस्से से बोली। जियाओमी ने उस बेकार कागज को देखा और उदास होकर आह भरी। गलत वाला चूक गए, हाथ बढ़ाओ। माओ रुयिंग ने मेज के नीचे से एक मोटा रूलर निकाला। अच्छा, तुम मुझे मारना चाहते हो? जियाओ मेई ने उसे बेवकूफ़ नज़र से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, लड़की, यह कोई मज़ेदार बात नहीं है। अगर तुम खुद को नहीं मारते तो तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मत करो। जियाओ मेई ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने टाइपिंग में गलती की और दूसरों से लड़ाई नहीं की। वह अनाथालय में आ गई और निर्देशक ने उसे इस बारे में सोचने के लिए कहा। तुमने क्या कहा? माओ रुयिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह बोलने की हिम्मत करेगी और उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। तुमने कहा नहीं। बस मत करो, जियाओ मेली ने सीधे कहा। मैंने गलत शब्द लिखा है, बस इसे कुछ बार लिखो और याद रखो। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं इसे याद रख सकता हूँ। माओ रुयिंग गुस्से से मुस्कुराई। क्या तुम्हें याद है? तुम्हें इसे जानने से पहले इसे मारना होगा। उसने जियाओमी का हाथ पकड़ने के लिए कहा और शासक को बिना सोचे समझे नीचे गिरा दिया गया। जियाओमी ने अपनी पीठ पर थोड़ा सा लिया और तुरंत पागल हो गई और चिल्लाई, तुम बूढ़ी चुड़ैल, मैं तुमसे लड़ती हूँ। आहा हा हा। उसने मोटी माओ रुयिंग को गाय की तरह पटक दिया और उसे दूर ले गई और जमीन पर गिरा दिया। यह उसका निर्वाण है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उफ, ये तुम्हारा छोटा सा बच्चा है। माओ रुयिंग ने जमीन पर गिरकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उसका चश्मा गिर गया और उसके बाल बिखर गए। दफ्तर में अव्यवस्था थी और दूसरे शिक्षक तुरंत वहां आ गए। शिक्षक ली ने उस छोटी सी सुंदरी को पकड़ लिया जिस पर झांक झांक झपटने वाला था और माओ रुयिंग से कहा, मिस्टर माओ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका बच्चा समझ नहीं पाएगा। अंग्रेजी शिक्षक ने कानों में हेडफोन लगाकर ऐसा दिखावा किया कि उसे ये गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है और वह छात्रों का होमवर्क देखता रहा। माओ रुयिंग शिक्षकों की मदद से गुस्से से लाल हो गए और उनकी गर्दन मोटी हो गई। आप छात्र, मैं अब और नहीं पढ़ा सकता। आप मेरे लिए घर लौटें। आपको दोपहर में कक्षा में आने की अनुमति नहीं है। मेरी कक्षा में मत रहो। अगर आपने आने की हिम्मत की तो मैं आपको मार डालूंगा। आप मुझे कक्षाएं क्यों नहीं लेने देते? कानून में 9 साल की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्या आपके पास सामान्य ज्ञान है या आप मानव भाषाओं को नहीं समझते हैं क्योंकि आप एक उल्लू हैं? जियाओमी ने अहंकार से उसे हर उस किताब से मारा जिस पर 9 साल की अनिवार्य शिक्षा छपी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह एक कानून है या नहीं, लेकिन इसके बारे में बात करना काफ़ी है। उसके शब्द बहुत असभ्य थे, यहाँ तक कि शिक्षक ली ने भी सख्ती से कहा, जियोमी, शिक्षक माओ आपके शिक्षक हैं और आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। माओ रुयिंग लगभग बेहोश हो गई थी, चिल्लाते हुए, मुझे अपने माता पिता कहो, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। बगल में बैठी अंग्रेजी शिक्षिका शांत भाव से संगीत सुन रही थी। उसके होठों पर एक चमकीली मुस्कान थी। जब शिक्षिका ली ने उसकी ओर देखा तो वह उसकी चंचल आंखों के ठीक विपरीत थी और उसका चेहरा लाल हो गया। यिन रुओ को तुरंत सिर दर्द हुआ और कल ही तो उसे पिता के रूप में इतनी गर्मजोशी महसूस हुई थी। उसे आज अपने शिक्षक के साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसे लगभग संदेह था कि यिन शियाओमी ने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। उसने जल्दी से बैठक का आधा समय अलग रख दिया और अधीनस्थ को इस शर्मिंदगी का थोड़ा कारण बताया। बच्चे को माता पिता के पास आमंत्रित किया गया है और मैं वहां जा रहा हूं। जब यिन रुई सिल्वर ग्रे सूट में शिक्षक के कार्यालय में चला गया
तो उसने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया, और यहाँ तक कि अंग्रेजी शिक्षक जो हमेशा थोड़ा ठंडा था, उसने भी उस आदमी को कुछ आश्चर्य से देखा। उस पर पहना गया बहुत ही औपचारिक सूट में आलस्य का स्पर्श था। वह एक रईस की तरह ही आकर्षक था, सुंदर दिखने और लंबे कद का तो कहना ही क्या। शिक्षक दंग रह गए। ये पिता बच्चों द्वारा भुगतान किया जाने वाला चाइल्ड केयर नहीं होगा। लेकिन यिन जियाओमी एक बहुत ही सुंदर छोटी लड़की है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह पिता और बेटी होना चाहिए। श्याओमी का क्लास टीचर कौन है? उसकी आवाज़ चुंबक की तरह थी, जो भ्रमित करने वाली भावनाओं से भरी हुई थी। माओ रुयिंग अपनी आंखों को अपने दिल में दबाए हुए, असहाय रूप से अपने बालों को सहलाते हुए, खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हुए टेबल की संकरी दरार से लगभग बाहर कूद गई। मैं हूँ। माफ करना, जियाओमी ने तुम्हें परेशान किया है। उसने माफी मांगी, उस महिला को गंभीरता से घूरते हुए जो एक उल्लू के बराबर थी। संकीर्ण आंखों की जोड़ी में 100,000 वोल्ट का वोल्टेज था। हालांकि यिन रुओ अपने दिल में शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। धिक्कार है, अगली बार ऐसी शर्मनाक बातें अंकल झांग के सामने लानी होंगी। उसके स्नेही भाव को देखते हुए माओ रुयिन की नाक से खून बहने लगा। उसने मुश्किल से गंभीर भाव बनाए रखा। जियाओमी के ग्रेड अच्छे नहीं हैं। आपके माता पिता को इस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा काम में व्यस्त मत रहो। जियाओमी ने दरवाजे की ओर सिर घुमाया, लंबे गहरे भूरे रंग के व्यक्ति को देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गई। पिताजी। यिन रुओ तुरंत झुकी और छोटे लड़के के सिर को छुआ। माओ रुयिन की ओर मुड़ी और कहा, भविष्य में आपको जियाओमी का अधिक ध्यान रखना होगा। वह छोटी है और अनिवार्य रूप से स्कूल में नहीं रह पाएगी। वह ये भी उम्मीद करती है कि शिक्षक बुरा नहीं मानेंगे। माओ रुयिन ने फिर भी वादा किया। जियाओमी बिल्कुल खुश नहीं थी। हालांकि उसका अपने पिता से बहुत कम संपर्क था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और मुझे डर है कि वह कभी भी दूसरों से इस तरह की विनती नहीं करेंगे। आज उसके लिए जियाओमी के माथे पर भय का भाव छा गया। वह वास्तव में दोषी थी। वह उस समय इतनी नर्म होती, वह इतनी नाराज कैसे हो सकती थी और अपने पिता को कैसे खींच सकती थी। ये पता चला कि अनाथालय में शिक्षक ने उसे डांटा था। वह सिर्फ होशियार नहीं बनना चाहती थी, अब वह काम करने में इतनी बाघिन जैसी हो गई है। उसके कौशल बहुत पीछे छूट गए हैं। कार्यालय से बाहर निकलते हुए जियाओमी ने दुखी होकर यिन रुओ से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, ये सब जियाओमी की गलती है। यिन रुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह तुरंत हंस पड़ी। ऐसा लगता है कि तुम छोटी शैतान कभी कभी गलती स्वीकार कर लेती हो। उसने मजाक किया, ये जानते हुए कि छोटी लड़की जरूर दोषी होगी, और वह इतनी विचारशील थी। पिताजी मुझे माफ कर दो। उसका मुंह सिकुड़ गया और वह यिन रुई के पैर पकड़ते हुए रोने लगी। पिताजी को लगता होगा कि श्याओमी अच्छी नहीं है। क्या पिताजी को लगता है कि श्याओमी बेकार है? यिन रुओ सब पर हंसा और उसे नहीं लगा कि वह ठीक है। उसने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और उसके चेहरे से उसके आंसू पोंछे। रो मत, पिताजी हमेशा सोचते हैं कि तुम एक होशियार बच्ची हो, इसलिए मेरा मानना है कि तुम अच्छी तरह से सीख सकती हो। तो जियाओमी, क्या तुम अपने पिता को निराश नहीं करोगी? ठीक है। श्याओमी का सिर हिला। श्याओमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। पिताजी, श्याओमी कड़ी मेहनत करेगी। हालांकि इस समय पिता और बेटी के बीच संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण था। यिन रुओ ने जल्द ही अपने सामने कागज को देखा और एक अंधेरा रूप महसूस किया। यह क्या है? वह 70 मिनट के उस पत्र को घूर रहा था जिस पर तेल का एक बड़ा सा दाग लगा हुआ था। उसकी सांसें थोड़ी मुश्किल से चल रही थीं। श्याओमी अपनी मां को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। क्या पिताजी श्याओमी पर हस्ताक्षर करते हैं? उसने उत्सुकता से पलकें झपकाईं और मुने हुए कागजों का एक गुच्छा निकाला। शिक्षक ने कहा, इन सभी पर हस्ताक्षर होने चाहिए। वाह, मेरी माँ इतनी कमज़ोर है, जब वह इसे देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। उसने बहुत सारे कागज लिए और प्रत्येक विषय के शिक्षकों ने एक नियुक्ति की। उसे अंतिम परीक्षा से पहले इसे सौंपने के लिए मजबूर किया, अन्यथा उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कागज का हर रोल इतना गंदा है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और उपरोक्त परिणाम इतने कम हैं कि माता पिता को खून की उल्टी हो सकती है। यिन रुओ ने इन भयावह परीक्षण पत्रों को देखा और अंततः अपने जीवन काल में पतन की भावना का एहसास किया। डिनर के समय चांग मेई को एक मिश्रित बैग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जेफी अभी अभी राष्ट्रीय युवा भाषण प्रतियोगिता से लौटा है और जियाओ मेई के गंदे कम स्कोर वाले पेपर ढेर हो गए हैं। उफ, उसने अपना सिर पकड़ लिया और आह भरी। उसे आज जेफी का जश्न मनाना चाहिए था। उसकी बेटी उसके बारे में चिंता करने के लिए इतना समय क्यों निकालती है? वह प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देती थी, लेकिन आज के ऑटोग्राफ शानदार नहीं हैं। यिन जेफेई ने शियाओमी के कागज को घृणा से देखा और लगातार व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपके दिमाग में टोफू का दिमाग है? तो फिर तुम्हारा सिर सूप के बर्तन जैसा है। यिन शियाओमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के और भी अधिक क्रूर शब्द उगल दिए। चांग मेई ने तुरंत दोनों के व्यक्तिगत हमलों को रोक दिया और कहा, जेफेई के अच्छे ग्रेड हैं, इसलिए उसकी बहन की मदद करो ताकि वह इसकी भरपाई कर सके। मुझे नहीं पता। दो हाथी, एक बड़ा एक छोटा, एक साथ चिल्लाए।
चांग मेई को अपना चेहरा नीचे करना पड़ा। यिन जियाओमी, आपके पास आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं है। यिन ज़ेफेई, अगर आप असहमत हैं तो मैं लू परिवार से कहूंगा कि वे आपके फाइबर को आपके स्कूल में भेज दें, आपको अपनी भावनाओं को विकसित करने दें। आप क्या सोचते हैं? क्या? यिन रुओ, जो बहुत खुश थी, ने उसकी बातें सुनी और एक भान उठाई। उसकी पत्नी वास्तव में निर्णायक थी। एक शॉट एक निर्वाण है। यिन ज़ेफेई ने पीला चेहरा बनाया और फिर धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ था। जियाओमी ने आश्चर्य से पूछा, फाइबर कौन है? वाह, यह व्यक्ति इसका उपयोग करने में इतना अच्छा है। यिन ज़ेफेई के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे के बदसूरत चेहरे की परवाह किए बिना चांग मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ज़ेफेई की मंगेतर है। हम। जियाओमी ने आश्चर्य से अपने भयभीत भाई मंगेतर की ओर देखा। यिन ज़ेफेई ने यिन जियाओमी को आक्रामक रूप से देखा, जो सवाल पूछने के लिए उत्सुक थी। कोई सवाल नहीं। वह इतना गुस्से में था कि वह आज अपनी मां को खुश कर सकता था और उसकी छवि सुधार सकता था, लेकिन ये सब मृत बच्चे यिन शियाओमी द्वारा उकसाया गया था। क्या उसके दिमाग में अमीबा है और उसे इतने कम अंक मिल सकते हैं? आपको ये जानना होगा कि आपका प्रथम श्रेणी का होमवर्क कितना आसान है और आपको इतने कम अंक पाने के लिए एक स्तर की आवश्यकता है। हालांकि लू जियांगसियन के बारे में फिर से सोचते हुए उसे फिर से ठंड लग गई। खैर, यिन शियाओमी को पढ़ाना आसान है, विषय से परे, क्योंकि जियाओमी अभी युवा है। उसके और पुरुष नेतृत्व के बीच मूल रूप से अपने मतभेद हैं, लेकिन जल्द ही उनके बीच लड़ाई बढ़ जाएगी। डांस अकादमी में क्लास के बाद चांग मेई अभ्यास कक्ष में बैठी और अपने डांस शूज उतार दिए। उसके अनजाने आसन ने उसकी अंतर्निहित शान और कुलीनता को सामने ला दिया, जिससे सभी छात्र प्रभावित हुए। इस पुस्तक का अंत हांगकांग और ताइवान का रोमांस www.hjw.tw। सुंदर लड़कियों ने फुसफुसाते हुए कहा, काश टीचर चांग मेई इस उम्र में भी इतनी सुंदर होती। हाँ, अरे, मेरी माँ ने सुना है कि यह शिक्षक चांग मेई था जो पाठ पढ़ाता था। क्या ये जीवन या मृत्यु नहीं है, मेरे पिताजी? वाह, क्या आपके पिताजी अभी भी सितारों का पीछा कर रहे हैं? क्या बात है, मेरे पिताजी भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी माँ खुश हैं, उन्होंने कहा। इससे पता चलता है कि मेरे पिताजी की दृष्टि और स्वाद अच्छा है। ये दुख की बात है कि वह शादीशुदा है। अगर वह अभिनय करना जारी रखती है तो वह अब एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार होगी। शिक्षिका को कष्ट नहीं होता, उसका पति सुंदर और सुनहरा है, इतना समर्पित है। ओह, मुझे भी ऐसा ही सफ़ेद घोड़े वाला राजकुमार चाहिए। कल्पना पसंद करने वाली लड़कियों ने विषय बदल दिया है और जीवनसाथी चयन का मानक बन गई हैं। चांग मेई के होठों पर मुस्कान थी, ये सोचकर कि वह भी उसी तरह प्रिंस बाई के बचाव का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय का वीडियो टेप तेजी से आगे बढ़ गया हो। एक पल के लिए वह पहले से ही 2 बच्चों की मां थी। चांग मेई। अभ्यास कक्ष के दरवाजे पर एक कर्कश आवाज सुनाई दी। चांग मेई ने ऊपर देखा और एक पतली महिला को एक सिलवाया सूट पहने हुए देखा, जो उत्साह से खड़ी थी और उसकी ओर हाथ हिला रही थी। खिल रहे हो? वह आश्चर्य से खड़ी हो गई और जल्दी से बाहर निकली। तुम कैसे हो? ओह, अपने कपड़े पहन लो, ठंड से मत जम जाना। फैंग डुओ को पता था कि वह ठंड से डरती है, इसलिए उसने अपना मिंक कोट ओढ़ लिया। मैं यहाँ व्यापार के बारे में बात करने आया हूँ और वैसे भी तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी चाची, क्या तुम्हारी औरत ड्रैगन गर्ल का पुनर्जन्म बूढ़ी नहीं है? इस समय जिन छात्रों ने अपने कपड़े बदले थे वे बाहर निकले और चांग मेई को अलविदा कहा। फैंग डुओ अभी भी शोर मचाते हुए बड़बड़ा रहा था। मैंने मूल रूप से यिन रुओ से कहा था कि वह आदमी केवल एक पिशाच है और बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अब और नहीं कर सकता। मैंने उसे आज सुबह ही देखा और वह एक चाचा है। साथ में, क्या दूसरों को नहीं लगता कि वे पिता और बेटी हैं? चांग मेई हंसी, क्या बकवास है, यह इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? वैसे क्या जियामिंग यहाँ तुम्हारे साथ है? अरे, मैं भी तो उसके पीछे जाना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि वह बहुत चिपचिपा है। पर वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, मैं आपकी बहू को लेकर आई हूँ। जियांगसियन यहाँ है। चांग मेई हंसी, वे इतनी जल्दी छुट्टी पर हैं? हाँ, ज़ेफेई को अभी भी कक्षा में होना चाहिए। जब तक वह छुट्टी पर थी वह आराम नहीं कर सकती थी। वह ज़ेफेई से मिलने के बारे में सोचती रही। वैसे मुझे पता है कि आपके पास एक नया बच्चा है। आपका नाम क्या है? उसका नाम यिन शियाओमी है। आज वो अंतिम परीक्षा की प्रतिलिपि लेने के लिए स्कूल गई थी। तुम रात को साथ में खाना खाओ और फिर देखो। यिन रुओ उसकी तारीफ कर सकती है, वह तुम्हारी तरह प्यारी है। मैंने उसके लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े खरीदे हैं और वह निश्चित रूप से स्लिम की अच्छी दोस्त बन जाएगी। उसने फिर से अपने ब्रीफकेस से एक गुलाबी पत्र निकाला। ओह, यह जियान जियान द्वारा ज़ेफेई को लिखा गया एक प्रेम पत्र है। चांग मेई को अचानक डर लगने लगा। कक्षा में बैठी यिन शियाओमी की पीठ पर ठंड लग रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उसके भयानक परिणामों के कारण था या क्योंकि उसे लगा कि खतरनाक हवा का प्रवाह निकट आ रहा है। उसने गोल रिपोर्ट कार्ड को देखा, सिवाय इसके कि भाषा 99 थी और अन्य 100 थे। युआन्युआन, तुमने अच्छा काम किया। वह उलझ गई। इस बार युआन्युआन को सबसे पहले भागना पड़ा।
जब वह कार्यालय की सफाई कर रही थी तो उसने सुना कि अंग्रेजी शिक्षक ने कहा कि लिन की अंग्रेजी केवल 98 अंक थी। ओह, वैसे अब वह जानती है कि लिन यी का नाम लिन यी द्वारा लिखा जाना चाहिए, लेकिन वह अभी भी पूर्व को पसंद करती है। आखिरकार यह मेजबान के व्यक्तित्व के अनुरूप है। उसने लिन की पहली सीट पर देखा। बहुत मजबूत लड़की इतनी दुखी होकर रो रही थी कि जियाओमी को एक पल के लिए पता नहीं चला कि उसे रोना चाहिए या नहीं। युआन युआन की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। माँ ने कहा था कि अगर मैं पहले परीक्षा पास कर लूँ तो ये छुट्टी मुझे डिज्नीलैंड ले जाएगी। डिज्नीलैंड? श्याओमी वापस आए। उसे सिर्फ इतना पता था कि डिज्नी अनाथालय में कार्टून बना रहा था। वहाँ स्वर्ग क्यों है? हाँ, मैं वहाँ जाने के लिए बेताब हूँ। मुझे नहीं पता कि अमेरिकी खाना कैसा दिखता है। उसने एक घूंट लिया। या खाने के बारे में ज्यादा चिंतित थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम छुट्टी पर क्या करने की योजना बना रही हो? यिन जियाओमी थोड़ा हैरान है। हाँ, वह नहीं जानती कि वह छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए बाहर जा सकती है। ठीक है, अच्छी तरह से योजना बनाएं। प्रतिलिपि प्राप्त करना सफाई है। जियाओमी आस्तीन के साथ अंग्रेजी शिक्षक को देखती है और एक कक्षा में शिक्षक ली को देखती है। सोचती है, हमारी कक्षा को साफ करने के लिए एक अंग्रेजी शिक्षक क्यों है? क्या कक्षा शिक्षक नहीं आना चाहिए? सॉन्ग युआन ने खिड़की पोंछी और कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। टीचर लॉरा एक नवागंतुक हैं और उनकी योग्यता कम है। बेशक उल्लू को उन्हें निर्देश देना चाहिए, लेकिन टीचर लॉरा के साथ काम करना उससे बेहतर है। वह प्रधानाध्यापिका क्यों नहीं बन सकती? प्रधान शिक्षक बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? आखिर वेतन तो वहीं तय होता है। मुझे लगता है कि टीचर लॉरा को कुछ समय तक इधर उधर भटकना पड़ता है। हालांकि वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की छात्रा है, लेकिन जब वह काम कर रही होती है तो वह इस ओर नहीं देखती। टीचर ली के विपरीत उसके पास डिग्री होनी चाहिए, शिक्षा, योग्यता और हर कोई उसे पसंद करता है। तब तो मिस्टर ली की पत्नी बहुत खुश होंगी। अभी तक उनकी कोई पत्नी नहीं है। इस बारे में बात करते हुए, श्री ली की 30 वर्ष की आयु है। शायद वह अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित करने की योजना बना रहे हैं। जियाओमी ने सिर हिलाया और निराश होकर कहा, ये सब ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा होगा यदि श्री ली हमारे क्लास टीचर होते। उसने ये भी कहा कि उसके गणित के अंक अच्छे थे। जब उसने शिक्षक ली को दूसरी तरफ काम करते देखा तो वह हमेशा काम करते समय पर इस तरफ देखती थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। श्री ली की आंखें अजीब हैं। सोंग युआन ने अनुपस्थित भाव से कहा, कौन जानता है, शायद आंखों में ऐंठन हो। क्या आपके मुंह में भी ऐंठन नहीं है? जब झांग बोली ने शियाओमी को उठाया तो उसने उसे उदास देखा। उसे पता था कि उसने अच्छा नहीं किया। अफसोस, अपने बच्चे को स्कूल जाने देना और उसकी प्यारी छोटी राजकुमारी को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, ये देखना कितना अनैतिक है। वह आगे बढ़ा और मुंह बनाते हुए बोला, छोटी सुंदरी, देखो दादाजी तुम्हारे लिए राक्षस की भूमिका निभाते हैं। जियाओमी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। दादाजी कितने भोले हैं। झांग बो रोते हुए भाग गया। बचकाना, और उसे इस प्रथम वर्ष के बच्चे द्वारा बचकाना कहा गया। उसने श्याओमी की ट्रांसक्रिप्ट ली और राहत महसूस की। ये सब 80 अंकों से अधिक है, जो बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि झेफेई की ट्यूशन अभी भी प्रभावी है। लेकिन कक्षा में 90 अंक से नीचे केवल 2 छात्र हैं। एक मैं हूँ, दूसरा मूर्ख है। जियाओ मेई का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, लेकिन यह मूल से बेहतर है ना? लोगों को बस खुद की तुलना करनी है। झांग बो ने जल्दी से बुरे आदमी को कार में आमंत्रित किया और रास्ते में कई दिलचस्प कहानियां सुनाईं। जब जियाओमी घर पहुंची और कार से उतरी तो उसका मूड बहुत अच्छा था। वह बिना कुछ सोचे कमरे में भाग गई और बोली, माँ। धमाका, वह दीवार से टकरा गई और लगभग जमीन पर गिर गई। घर के दरवाजे के सामने गुलाबी दीवार क्यों खड़ी की गई? उसने अपना सिर उठाया, उसे उठाया और फिर से ऊपर उठाया और पाया कि ये दीवार नहीं थी, बल्कि उसके सामने एक लंबी और मजबूत लड़की खड़ी थी। जियाओमी बैकलाइट के कारण केवल एक काले रंग का सिलहूट देख सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक बैल की तरह जियाओमी के प्रभाव का विरोध कर सकती है। यह निश्चित रूप से आसान नहीं है। कुकिंग, उसने अनजाने में निगल लिया। क्या माफी मांगना अच्छा है? क्या भाग जाना बेहतर है? उत्तरार्ध, बचने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। वो इसके बारे में सोचती है और धीरे धीरे पीछे हट जाती है। हालांकि विशालकाय लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया है और नाविक चंद्रमा की चीनी डबिंग के बराबर एक नाजुक आवाज में कहा है, नमस्ते, आप यिन जियाओमी हैं। जियाओमी को बस यही लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और वे सभी शानदार और राजसी हैं और परत दर परत उभर रहे हैं। लड़की ने उस जीवंत आवाज में कहना जारी रखा, मेरा नाम लू जियांगसियन है और मैं यिन ज़ेफेई की मंगेतर हूँ। आप मुझे भाभी कह सकते हैं। उस भाषण में प्रकट गर्व ने सुनने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि यह एक खरगोश है जिसे रात की तारांकन ड्रेस मास्क की परवाह है। यिन शियाओमी का सिर कई बिजली की चमक से फटा हुआ लग रहा था। मंगेतर, उसे नहीं पता था कि यिन ज़ेफेई का स्वाद इतना भारी था। मुझे ऐसी सुरक्षित लड़की पसंद है। उसने बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया। कुतिया। इस समय झांग बो ने अपनी कार पार्क की और खुशी से चले गए। आह,
स्लिम, तुम यहाँ हो, बाहर क्यों खड़े हो? लू शियानक्सियन ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़ेफेई के वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। झांग जियांग का परिवार। यिन ज़ेफेई इतना पीला था कि वह एक दोस्त के बिस्तर पर बैठ जाता था और किसी भी समय बेहोश हो जाता था। उसके हाथ में मेहनती झांग बो ने उसे स्कूल में एक गुलाबी तारांकन 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 किताब भेजी और उसी रंग की गुलाबी स्टेशनरी पर अखबार से काटे गए टाइपफेस को एक वाक्य में चिपकाया गया है, मैं लंबे समय से आप पर ध्यान देता हूँ। इसके बाद ज्वाला सी लाल होंठ, विषय से परे। राष्ट्रीय दिवस मेरे गृहनगर में वापस आने वाला है। हालांकि हरे पहाड़ों और हरे पानी वाला एक छोटा सा पहाड़ी गांव है, लेकिन चावल का एक नेटवर्क है, इसलिए डोडो छुट्टी से पहले और अधिक अपडेट के लिए प्रयास करेगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह से आ सकता हूं या नहीं। डोडो के चाचा 90 साल के हैं, इसलिए आपको दीर्घायु की कामना करना सुनिश्चित करें। यिन शियाओमी का प्रोटोटाइप मेरी छोटी भतीजी में से एक है। जब डोडो उसके बारे में सोचता है, एक ठंडी ठंड, निश्चित रूप से सुंदर महिलाएं भयानक होती हैं।